आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। पहले कार्तिकेयन के साथ इसे अधिकतम शब्दों के साथ झगड़ा माना जाता था। आरव इतना छोटा नहीं था। वैसे भी ब्रह्मकेश ने भी उस पर अपनी उम्मीदें नहीं रखी थी। उसे थोड़ा उत्साहित करना था और काम चल जाएगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे से पीछे से निकलकर बीच वाली सीट पर बैठ गया। इस समय सभी लोग खड़े हो गए और सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आदरणीय किमिया संप्रभु, हमारा अभिवादन स्वीकार करें। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, सब लोग बैठ जाइए, चिंता मत करो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि पिछले कुछ सालों में हमारी राजधानी में कितने प्रतिभाशाली किमिया वंशज आए हैं। जजमेंट के इस मामले में मैं बूढ़ा आदमी हिस्सा नहीं लूंगा। आप सब लोग खुद ही फैसला कर लो। मैं आज के मैच में सभी का प्रदर्शन देखूंगा और एक को अपना शिष्य बनाऊंगा। जब आदरणीय किमिया स्वामी के शब्द बोले गए तो सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। मैंने क्या सुना? आदरणीय किमिया संप्रभु शिष्यों को स्वीकार करने जा रहे हैं। मैंने गलत नहीं सुना, है ना? आदरणीय किमिया संप्रभु ने किसी शिष्य को स्वीकार किए हुए दशकों हो गए हैं। आज वो अचानक से किसी शिष्य को स्वीकार करना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ? एक संप्रभु का शिष्य। जब तक कोई इस पद पर कदम रख सकता है तब तक वे उल्कापिंड की तरह बढ़ते रहेंगे। जब आरव ने इस आदरणीय किमिया संप्रभु को देखा तो उसकी आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गई। यह पहला संप्रभु स्तर का पावर हाउस था जिससे वो मिला। जब मार्शल कलाकार दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें संप्रभु के रूप में नामित किया जा सकता है। वो भी एक संप्रभु स्तर का पावर हाउस था। एक संप्रभु स्तर के पावर हाउस का अर्थ असाधारण था। निचले क्षेत्रों के संबंध में वे व्यावहारिक रूप से शिखर अस्तित्व थे। ये बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक दिव्य पागमन क्षेत्र का पावर हाउस था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक कीमिया संप्रभु भी था। कीमिया पद पर एक कीमिया शासक को भी इसी तरह दक्षता में उच्च स्तर तक पहुंचने के रूप में माना जाता था। केवल कीमिया संप्रभु पावर हाउस के पास ही आरव की रहस्यमय आंखों में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यताएं थी। आरव और आदरणीय किमिया संप्रभु के बीच ताकत में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण वो दूसरे पक्ष की गहराई को पूरी तरह से नहीं देख पाया। लेकिन आरव को एक तरह का एहसास था कि ये बूढ़ा आदमी सरल नहीं है। आरव की नजर को पहचानते हुए आदरणीय किमिया संप्रभु की नजर भी आरव की तरफ थी। उस गहरी नजर ने वास्तव में आरव को लगभग बेकाबू कर दिया। आरव ने जल्दी से अपनी नजर हटाई। मन ही मन भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ आहें भरी। अभी उसकी आत्मिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। दूसरे पक्ष ने बस ऐसे ही एक हल्की सी नजर डाली और इसने व्यावहारिक रूप से उसे अपना दिमाग खोना जैसे महसूस करवाया। कनिष्क कोयल, तुम दोनों को इस बार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। भले ही तुम हार जाओ, तुम्हें आदरणीय किमिया संप्रभु का अनुग्रह भी प्राप्त करना होगा। जब तक तुम उनके शिष्य बनोगे, हमारा बजाज परिवार भी अपने पारिवारिक व्यवसाय की रक्षा कर सकता है। ब्रह्मकेश ने अपने चेहरे पर स्पष्ट खुशी के साथ धीरे से कहा। भाई बहन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन आरव ने अपने दिल में हल्की आह भरी। यह ब्रह्मकेश स्पष्ट रूप से एक अनुभवी और चालाक व्यक्ति था, लेकिन वो इस तरह के बड़े मामले में बहुत लापरवाह था। इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता था। सबसे पहले उसका रणनीति का यह तरीका वास्तव में चीजों से निपटने का एक बहुत ही नकारात्मक तरीका था। यह स्वीकार करने के बराबर था कि उनका अपना परिवार दूसरे पक्ष जितना मजबूत नहीं है। दूसरे पक्ष के सबसे मजबूत व्यक्ति से लड़ना छोड़ देना और अपने पक्ष के सबसे मजबूत व्यक्ति को स्वामी परिवार के दूसरे नंबर के व्यक्ति से निपटने देना। भले ही वे अंत में जीत गए हों, बजाज परिवार के लिए कोई भी जयकार नहीं करेगा। बजाज परिवार जीत हासिल करेगा, लेकिन दूसरों का सम्मान खो देगा। और ब्रह्मकेश ने अपने बेटे और बेटी को आदरणीय किमिया संप्रभु का ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहा। लेकिन शायद उसकी रणनीति को उच्च मंच पर बैठा बूढ़ा आदमी यानी कि किमिया संप्रभु ने कार्तिकेयन की प्रदर्शन के बाद समझ लेगा। फिर दोनों भाई बहन के पास अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी उस बूढ़े आदमी ने उनको शिष्य के रूप में नहीं लेगा। बजाज परिवार शुरू से ही एक हीन स्थिति में था। परिवार नहीं जानता था कि कैसे लड़ने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना है, बल्कि अपनी उम्मीदों को दूसरे व्यक्ति पर सौंपना है। आरव चीजों को करने के इस तरीके से सहमत नहीं हो सका। इसके अलावा आरव को लग रहा था कि उस मादबान
और सथिमन से निपटना आसान नहीं होगा। एक दशक में एक बार होने वाली ग्रैंड पिल असेंबली शुरू होने वाली है। यहां मौजूद अधिकांश लोग इस बूढ़े व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति अभी भी पहले अपना परिचय देगी। मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का पहला एल्डर रविद्रन हूं। इस बार ग्रैंड पिल असेंबली की मेजबानी मैं करूंगा। यहां तक बोलते हुए पहले एल्डर रविद्रन ने अपना गला साफ किया। ब्रह्मकेश और मनियान एक साथ उठे और कहा, मुझे आदरणीय किमिया संप्रभु और पहले एल्डर रविद्रन को परेशान करना होगा। ग्रैंड मास्टर रविद्रन ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कहा, आदरणीय किमिया संप्रभु पहले ही बोल चुके हैं। बजाज और स्वामी परिवारों के कनिष्ठों का भाग्य अच्छा है। किमिया स्वामी ने लगभग 50 वर्षों से किसी भी शिष्य को नहीं लिया है। इस बार को एक युगांतरकारी घटना माना जा सकता है। ठीक है, बहुत हो गई अनावश्यक बातें। दोनों स्वामी और स्वामी परिवारों ने पहले ही युद्धों की नाम सूची मेरे हाथों में भेज दी है। मैं अब युद्ध क्रम की घोषणा करता हूं। यहां तक बोलते हुए पहले एल्डर रविद्रन ने अपने हाथों में युद्ध नाम सूची को देखा। उनकी आंखें अनायास ही ब्रह्मकेश पर चली गई। ब्रह्मकेश का दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि ऐसा करना अनुचित था, लेकिन यह भी एक ऐसा समाधान था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। पहले एल्डर रविद्रन एक पल के लिए चुप हो गए और आगे बोले, पहली लड़ाई बजाज परिवार का कोयल बनाम स्वामी परिवार का माधबान। जब ये शब्द बोले गए तो भीड़ में कोलाहल मच गया। क्या कोयल वास्तव में स्वामी परिवार के सबसे कमजोर माधबान का सामना करने जा रहा है? ये कैसी स्थिति है? क्या यह सोचना चाहिए कि ब्रह्मकेश ने वास्तव में इस तरह की चाल चली है? ऐसा लगता है कि बजाज परिवार का भाग्य खत्म हो गया है। हाँ, इसे देखते हुए बजाज परिवार ने पहले ही कार्तिकेयन के साथ लड़ाई छोड़ दी है और कनिष्क और कोयल को कमजोर सथिमन और माधबान से निपटने के लिए छोड़ दिया है। मणियन भी थोड़ा हैरान थे, लेकिन वे तुरंत हंस पड़े और बोले, हाँ ब्रह्मकेश, तुम सच में बूढ़े होते जा रहे हो। तुम्हारे हाथों बजाज परिवार का कमजोर होना भी एक कारण है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जीत इस तरह आपकी मुट्ठी में है तो आप बहुत भोले हैं। ब्रह्मकेश को पता था कि तर्क उसके पक्ष में नहीं था और उसने मनियान को जवाब नहीं दिया। उसने सीधे आगे देखा। पता नहीं वो कहां देख रहा था। पहले एल्डर रविद्रन ने हल्की खांसी की और कहा, चुप रहो, चुप रहो। दूसरा मैच कनिष्क बनाम सथिमन। तीसरा मैच दक्ष बनाम कार्तिकेयन। वो लड़का वास्तव में दयनीय है। वास्तव में कार्तिकेयन का सामना करने के लिए मुझे लगता है कि वो बुरी तरह से हार जाएगा। है, उसके बारे में दयनीय क्या है? मैंने सुना है कि उसकी ताकत खराब नहीं है। एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंड मास्टर जो वास्तव में टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, वो संकट के क्षण में बजाज परिवार में शामिल हो गया, लेकिन ब्रह्मकेश द्वारा सीधे त्याग दिया गया। ये उसका दयनीय हिस्सा है। उन्होंने कहा, इस तरह की पद्धति का उपयोग करके भले ही वे जीत जाएं, ये भी अपरंपरागत तरीकों से जीत होगी। ये इस युवा के लिए दुखद है। बहुत से लोगों को आरव के लिए दुख हुआ। एक मध्यम श्रेणी का ग्रैंड मास्टर जो एक आधे कदम किमिया किंग से लड़ रहा था, जीत की क्या संभावना थी? बहुत से लोग निराश भी थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे कनिष्क और कार्तिकेयन की शिखर लड़ाई देख सकते हैं। कौन जानता था कि कोई अवसर नहीं था? हालांकि कार्तिकेयन आधे कदम किमिया किंग था, लेकिन वो कुछ समय पहले ही आधे कदम किमिया किंग के दायरे में आगे बढ़ा था। सच में जीतने का मौका अभी भी था, हालांकि ये मौका बहुत कम था। कनिष्क ने बजाज परिवार के असीमित संसाधनों का आनंद लिया था। अपनी प्रतिभा को जोड़ते हुए वो इन कुछ वर्षों में हमेशा कार्तिकेयन के साथ तालमेल बनाए रखता था। बस इतना हुआ कि कार्तिकेयन ने आधे कदम किमिया किंग दायरे में कनिष्क से एक कदम पहले कदम रखा। यही कारण था कि कनिष्क एक स्तर कमजोर दिखाई दिया। लेकिन अब बजाज परिवार के बिना लड़े पीछे हटने से वहां मौजूद कई लोग निराश हो गए। पहले एल्डर रविद्रन ने आगे कहा, ग्रैंड पिल असेंबली के नियम पिछले सालों की तरह ही होंगे। मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। अब पहला मैच शुरू, कोयल बनाम माधबान। स्टेज पर कोयल और माधबान दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उनके बीच में तरह तरह की कीमिया की जड़ी बूटियां, सामान और औषधीय कड़ाही भी रखी गई थी। कोयल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। न जाने क्यों कोयल के स्टेज पर आने से पहले उसकी नजर अनजाने में आरव की ओर चली गई और आरव भी उस समय उसकी ओर देख रहा था और उसने उसे हाथ से इशारा किया, मिस कोयल, गुड लक। हालांकि आरव के शब्द जयकारे थे। चाहे वो इसे कैसे भी देखे, इसमें कुछ हद तक ईमानदारी की कमी थी। लेकिन न जाने क्यों आरव के प्रोत्साहन के तहत कोयल की पहले का घबराहट की भावनाएं वास्तव में शांत हो गई। फिर भी उसने आरव को एक तीखी नजर से देखा और लड़ाई के मैदान में आ गई। अच्छे इरादों को हल्के में लिया गया। आरव ने नाराजगी से खुद से कहा। इस समय एक प्रथम स्तर किमिया किंग अखाड़े में आया। स्पष्ट रूप से वो साइड पर व्यवस्था बनाए रखने वाला व्यक्ति था, जबकि अंतिम निर्णय अभी भी पहले एल्डर रविद्रन
और अन्य 6 कीमिया राजाओं द्वारा किया जाने वाला था। आदरणीय कीमिया संप्रभु के लिए उसने अभी शुरू से ही अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो, जैसे यहां की हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला मैच, औषधीय गोलियां बनाना। वहां 100 तरह की स्पिरिट दवाइयां देने वाले लोग तुरंत आएंगे। आप दोनों को इन 100 तरह की स्पिरिट दवाइयों को अलग अलग करना होगा और इन 100 तरह की स्पिरिट दवाइयों को स्वतंत्र रूप से मिलाना होगा, जिससे गोली के फॉर्मूले बनेंगे। अंत में जो सबसे ज्यादा गोली के फॉर्मूले बनाएगा वो जीतेगा। उस कदम के बारे में कीमिया किंग ने बताया। बीच में एक लंबी मेज थी। जब कदम के कीमिया किंग ने बात करना समाप्त किया तो कुछ प्रशिक्षु दिखने वाले लोग स्पिरिट दवाओं के डंठल के बाद डंठल लेकर आए। टियर 2, टियर 3 इत्यादि थे। दोनों के टेबल में रख दिए। कोयल और मादबान क्रमशः अखाड़े के एक तरफ गए और स्पिरिट दवाओं को अलग करना शुरू कर दिया। यह वास्तव में कीमियागर के मौलिक कौशल का परीक्षण था। स्पिरिट दवाओं की तेजी से और सटीक पहचान करना कीमियागरों के लिए एक आवश्यक कौशल था। लेकिन इस तरह की ग्रैंड पिल असेंबली में, जिसने 2 परिवारों के भाग्य का निर्धारण करने वाला था, स्पिरिट दवाओं की पहचान करना स्पष्ट रूप से एक आसान मामला नहीं था। यह सच था कि दोनों लोग स्पिरिट दवाओं के विशाल बहुमत को अलग कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मुट्ठी भर दुर्लभ स्पिरिट दवाएं थी जिन्हें इस जोड़े ने पहले नहीं देखा था। इस तरह की स्थिति के तहत किसी को यह देखना होगा कि कीमियागर की नींव मजबूत थी या नहीं, और क्या वे पुस्तकों में रिकॉर्ड के माध्यम से उन्हें पहचान सकते हैं। बूढ़े धनंजय, आपके विचार में दोनों में से कौन जीतेगा? पहले एल्डर रविंद्रन ने अपने बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा। यह बूढ़ा व्यक्ति भी कीमिया किंग का पावर हाउस था, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एल्डर धनंजय। धनंजय ने कहा, कोयल की, इस लड़की की प्रतिभा बहुत अधिक है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम है। यह बहुत बुरा है कि उसे बजाज परिवार ने घसीटा। माधवन उस लड़की से 7-8 साल बड़ा है, लेकिन उसकी नींव उससे ज्यादा मजबूत है। मेरी राय में परिणाम 50/50 के आसपास होना चाहिए। पहले एल्डर रविंद्रन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि बजाज परिवार के पास केवल कोयल ये लड़की है जो कार्तिकेयन को टक्कर दे सकती है। कनिष्क वो लड़का पहले ही कार्तिकेयन से हार चुका है। अगर कोयल ये लड़की अच्छा प्रदर्शन करती है तो शायद वो आदरणीय कीमिया संप्रभु को उसे अपने शिष्य के रूप में लेने दे सकती है। धनंजय ने सहमति व्यक्त की और कहा, ये 2 बार इतने सालों से आमने सामने हैं। इस बार वे अंततः विजेता का निर्धारण करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि कनिष्क नाम का यह लड़का आज ग्रैंड पिल असेंबली में भाग लेने में सक्षम था, क्योंकि उस लड़की ने वास्ट्यूबर इंस स्टीम ओबलिंग पिल को परिष्कृत किया था। ऐसा लगता है कि इस लड़की की प्रतिभा उसके भाई से भी ऊपर है। पहले एल्डर रविंद्रन आश्चर्य से बोले, क्या वाकई ऐसी कोई चीज है? कोई आश्चर्य नहीं। खेती के क्षेत्र पर हमला करना और असफल होना सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। हालांकि बजाज परिवार के पास वास्ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल का पूरा फॉर्मूला है, लेकिन वे रिफाइनमेंट विधि से वंचित थे। सोचिए कि कोयल ने वास्तव में इसे सफलतापूर्वक रिफाइन किया। जब कोयल और मादबान शुरू करने वाले थे तो बाकी सभी लोग जोश से चर्चा कर रहे थे। अखाड़े के चारों ओर एक ध्वनि अलगाव गठन था। वे दोनों इसे सुन नहीं पाए, लेकिन बहुत से लोगों ने कोयल की क्षमता के बारे में बहुत सोचा। हालांकि ताकत के मामले में शायद कोयल मादबान को हरा नहीं सकता। हालांकि बजाज परिवार हार नहीं सकता था। उन्हें पहले 2 मैच पूरी तरह से जीतने थे, अन्यथा अंतिम परिणाम हार होगी। शुरुआत में दोनों लोगों की पहचान करने की गति उल्लेखनीय रूप से तेज थी, लेकिन पीछे की ओर दोनों लोगों की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई, खासकर कोयल की। उसकी गति मादबन से काफी धीमी थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी औषधीय गोलियों की संरचना थी। जब तक एक तरफ से बनी औषधीय गोलियां दूसरी तरफ से ज्यादा होंगी, तब तक भले ही स्पिरिट दवाओं की पूरी तरह पहचान ना हो, फिर भी वे जीतेंगे। कोयल ने बार बार अनुमान लगाया, कई बार मूल्यांकन किया और फिर आखिरी क्षण में उत्तर लिख दिए। मादबान भी बेहतर नहीं था। दोनों लोगों ने लगभग एक ही समय में अपने उत्तर सौंपे। उत्तर जेड स्लिप में सीलबंद थे। दोनों पक्षों को नहीं पता था कि दूसरे व्यक्ति ने कितने उत्तर लिखे हैं। एक अर्ध कीमिया राजा ने मेजबान को सीलबंद उत्तर पहले एल्डर रविंद्रन को सौंप दिए। 7 जजों ने उत्तरों की जांच और सत्यापन करना शुरू कर दिया। पहले एल्डर रविंद्रन ने 2 व्यक्तियों की जेड स्लिप को स्पिरिट आर्टिफैक्ट में रखा। बहुत जल्दी जेड स्लिप के अंदर की सामग्री को एक दीवार पर प्रक्षेपित किया गया। कोयल ने 93 तरह की स्पिरिट मेडिसिन के नाम लिखे। मादबान ने 95 तरह की स्पिरिट मेडिसिन के नाम लिखे। स्पिरिट मेडिसिन के नामों के मुकाबले में मादबान थोड़े अंतर से जीत जाता है। अब हम उन दोनों द्वारा लिखे गए पिल फार्मूलों पर नजर डालेंगे। पहले एल्डर रविंद्रन की आवाज धीमी थी। सभी ने अपनी सांस रोक ली। बात करते हुए पहले एल्डर रविंद्रन ने स्पिरिट आर्टिफैक्ट में फिर से एक और जेड स्लिप डाली। जेड स्लिप की सामग्री भी दीवार पर दिखाई दी।
पहले एल्डर रविंद्रन ने नई प्रोजेक्ट की गई सामग्री की ओर इशारा किया और कहा, नई प्रोजेक्ट की गई सामग्री मॉडल उत्तर है जिन्हें 6 बुजुर्गों ने पेश किया। इन 100 तरह की स्पिरिट मेडिसिन के सभी संभावित संयोजन यहां हैं। आगे आइए एक एक करके उनका क्रॉस रेफरेंस करें। इन 100 प्रकार की स्पिरिट औषधियों के अनुसार गोली के फार्मूले का अनुमान लगाने पर लिखे गए गोली के फार्मूले सभी को परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। यह केवल एक सैद्धांतिक उत्तर था। एक प्रकार की गोली के फार्मूले के निर्माण के लिए अत्यंत जटिल प्रयोगों का अनुभव करने की आवश्यकता थी। यह केवल अनगिनत असफलताओं के माध्यम से सफल हो सकता है। यह भी संभावना हो सकती है कि यह बिल्कुल भी सफल न हो। 2 और 3 के संयोजन के साथ इन 100 प्रकार की स्पिरिट औषधियों से सैद्धांतिक रूप से हजारों उत्तरों का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन विभिन्न स्पिरिट औषधियों की विशेषताओं और औषधीय गुणों में अंतर के कारण केवल कुछ दर्जन प्रकार ही थे जो वास्तव में गोली का फार्मूला बनाने की संभावना रखते थे। और इन कुछ दर्जन प्रकारों में से एक प्रकार के लिए कई परीक्षणों से गुजरने के बाद अंत में गोली का फार्मूला बनाने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन अंततः बनने वाला गोली का फार्मूला भी एक उपयोगी गोली फार्मूला नहीं हो सकता है। कुछ गोली के फार्मूले बहुत ही स्वर्ग विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कुछ गोली के फार्मूले ऐसे भी थे जिनका मार्शल कलाकारों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल बेकार। इसलिए हर तरह का तैयार गोली का फार्मूला असाधारण रूप से कीमती था। उन आम गोलियों के अलावा जब तक कि ये एक गोली का फार्मूला था जिसका कुछ मामूली मूल्य था, प्रत्येक प्रमुख गुट इसे बहुत संजोकर रखता था और एक नए तरह के गोली के फार्मूले का प्रत्येक विकास भी कठिनाइयों से भरा था। विशेष रूप से औषधीय गोली का रैंक जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां स्वाभाविक रूप से होती है। औसत कीमियागर के पास नए गोली के फार्मूले विकसित करने के लिए वित्तीय संसाधनों का इतना स्तर कैसे हो सकता है? केवल उन विशाल गुटों के पास नए गोली के फार्मूले विकसित करने की संभावना हो सकती है। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के समूह की तरह आधे कदम किमिया किंग का एक बड़ा समूह लंबे समय तक इसमें लगा रहा और अभी हाल ही में कुछ टीयर एक औषधीय पिलिस विकसित किए हैं। आरव ने जो औषधीय गोलियां निकाली वे लगभग वैसी ही थी जैसी उन्होंने विकसित की थी। उस समय ये उनकी पूंछ पर पैर रखने जैसा था। हमारी उत्तर सूची में कुल 63 प्रकार की गोलियां हैं। कोयल ने 38 प्रकार की गोलियां लिखी और माधबा ने 40 प्रकार की गोलियां लिखी। अब हम सही उत्तरों की तुलना करेंगे। ग्रैंड मास्टर रविंद्रन ने कोयल और माधबान के उत्तरों को एक एक करके सही उत्तरों से मिलाना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि कोयल ने केवल एक गोली का फार्मूला गलत किया जबकि माधबान ने 3 गलत किए। अंत में वास्तव में यह बराबरी थी और ऐसी स्थिति में जहां यह बराबरी थी वे देखेंगे कि किसने सबसे अधिक स्पिरिट दवाई लिखी है। चूंकि उन दोनों ने एक ही संख्या में गोली के फार्मूले लिखे थे तो अंत में कौन जीतता है पहले एल्डर रविंद्रन परिणाम घोषित करने वाले थे। 1 मिनट रुको। आरव अचानक उठ खड़ा हुआ और पहले एल्डर रविंद्रन की बातों को बीच में ही रोक दिया। फर्स्ट एल्डर रविंद्रन द्वारा परिणाम घोषित किए जाने की बात सुनकर ब्रह्मकेश और बेटे के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे। पहले मैच में ही हार के कारण गलत शुरुआत हुई। जाहिर है यह बजाज परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसके अलावा कोयल ने केवल मामूली नुकसान के कारण मैच हारा। बाद में पीछे की ओर उसके मुकाबले को प्रभावित करने से बचना मुश्किल होगा। लेकिन ठीक उसी समय आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। 1 मिनट रुको। फर्स्ट एल्डर रविंद्रन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दुखी होकर कहा, जो भी हो मैं परिणाम घोषित करने के बाद ही रुको, फिर बात करो। मेरे लिए बैठो। आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा, श्रीमान इस मैच का विजेता बजाज परिवार होना चाहिए। फर्स्ट एल्डर रविंद्रन के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने कहा कि उनका स्वर ठंडा हो गया। क्या आप सवाल कर रहे हैं कि हम सातों लोग स्वामी परिवार के पक्षधर हैं? लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मामले को उसके गुणदोष के आधार पर ही ले रहा हूं। माधबन ने 4 उत्तर गलत दिए, इसलिए इस बार उसे हार का सामना करना चाहिए। बकवास बकवास। अभी अभी मैंने इसे मॉडल उत्तरों के अनुरूप मिलान किया। यह गलत कैसे हो सकता है? परिवार के मुखिया ब्रह्मकेश ने कुछ भी नहीं कहा। आप जैसे जूनियर को यहां बकवास करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? फर्स्ट एल्डर रविंद्रन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ब्रह्मकेश की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि आरव इतना उग्र क्यों था और वो आग्रह करने से खुद को नहीं रोक पाया। छोटे भाई दक्ष, मुझे पता है कि आप बजाज परिवार की जीत की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस तरह के शब्द न कहना ही बेहतर है। वो स्वाभाविक रूप से बजाज परिवार की जीत देखना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अल्केमिस्ट एसोसिएशन पक्षपात नहीं कर सकता था और अनियमितताएं नहीं कर सकता था। आरव का ऐसा करना वाकई थोड़ा अनुचित था, लेकिन आरव ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और शांत भाव से कहा, कीमिया का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। भले ही आप में से कुछ लोग कीमिया किंग के पावर हाउस हों, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर आदर्श उत्तर हैं? मुझे अपनी राय देने का भी अधिकार नहीं है। जब आरव के शब्द निकले
तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के कुछ किमिया किंग के हाव भाव बदल गए। उनके चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी और उस आदरणीय किमिया संप्रभु की पलकें फड़कने लगी, फिर तुरंत सामान्य हो गई। ब्रह्मकेश, क्या यह व्यक्ति जिसे आपने जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए यहां पाया है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 7 किमिया किंग मिलकर भी इस अल्केमी ग्रैंडमास्टर बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते? फिर इस ग्रैंड प्ल असेंबली में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अब क्या बचा है? आपका बजाज परिवार सीधे जीत सकता है। लेकिन फर्स्ट एल्डर रविद्रन ने आरव की बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे ब्रह्मकेश से सवाल किया। ब्रह्मकेश के हाव भाव बदल गए। आरव के इन शब्दों ने सभी जजों को नाराज कर दिया। पीछे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या बचा था? दक्ष, बकवास बंद करो, मेरे लिए बैठो, ब्रह्मकेश ने गंभीरता से कहा। इस समय वो आरव के इरादों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय जजों को चुनौती देने के लिए बाहर निकलना क्या ये जानबूझकर बजाज परिवार को बर्बाद नहीं कर रहा था? आरव की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपना सिर घुमाकर ब्रह्मकेश को देखा। उसकी आंखें ठंडी हो रही थी। पता नहीं क्यों जब ब्रह्मकेश ने आरव की आंखें देखी तो उसे अनजाने में अपने दिल की गहराई से ठंड महसूस हुई और वास्तव में उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। ये लड़का, ब्रह्मकेश डर के मारे चुपके से पसीने से तरबतर हो गया। अगर तुम किसी आदमी का इस्तेमाल करते हो तो उस पर शक मत करो। अगर तुम्हें उस पर शक है तो उसका इस्तेमाल मत करो। अगर फैमिली हेड को लगता है कि मैं खिलवाड़ कर रहा हूं तो मैं तुरंत वापस जा सकता हूं, आरव ने बेपरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज ठंडी हो गई। वो बजाज परिवार को लाभ के लिए लड़ने में मदद कर रहा था, लेकिन ब्रह्मकेश ने वास्तव में बाहरी लोगों को उसे फटकारने में मदद की। भले ही वो ब्रह्मकेश की चिंताओं को जानता था, आरव भी अनजाने में बहुत निराश महसूस कर रहा था। ब्रह्मकेश, एक महान किमिया किंग, वास्तव में थोड़ी देर के लिए आरव की आभा से दबा हुआ था। हाँ, ब्रह्मकेश, तुम जितने लंबे समय तक जीवित रहोगे तुम वास्तव में बिगड़ते जा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा गुंडा मिल गया है जो सबको परेशान कर सके? एसोसिएशन के साथ सबसे मजबूत किमिया किंग बुजुर्गों द्वारा दिए गए उत्तर सभी सही उत्तर नहीं है। क्या इससे ज्यादा मजेदार कुछ और है? मनियान भी बगल में आग को हवा दे रहा था। बस स्थिति काफी गतिरोध में थी। एक कमजोर आवाज सुनाई दी, पिताजी, मुझे विश्वास है कि दक्ष बकवास नहीं करेगा। मुझे उत्तरों का आश्वासन चाहिए। यह बिल्कुल कोयल ही था। आरव ने कोयल को आश्चर्य से देखा। उसे नहीं लगा कि यह लड़की इस समय उसका बचाव करने के लिए आगे आएगी। भले ही कोयल एक दुर्लभ प्रतिभा थी, किमिया किंग के एक समूह से घिरी होने के बावजूद वो अभी भी अपने दिल में कुछ हद तक घबराई हुई थी। लेकिन इन कुछ दिनों के मामलों का अनुभव करने के बाद, विशेष रूप से वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत करते समय आरव के प्रदर्शन के बाद, कोयल को लगा कि शायद आरव ने जो कहा वो वास्तव में गलत नहीं था। शुरू में आरव पहले से ही अपनी आस्तीनें झटकने और जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने इस तरह के विचार को इस समय खारिज कर दिया। कोयल के शब्दों ने एक बार फिर बहुत हंगामा मचा दिया। 2 कीमिया ग्रैंडमास्टर्स अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ महान कीमिया किंग बुजुर्गों से सवाल कर रहे थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। कई लोगों ने अजीब आंखों से कोयल की ओर देखा। क्या यह लड़की पहले से ही दक्ष नामक बदमाश के अधीन हो सकती है? है। यह भव्य पिल असेंबली कई बार आयोजित की गई है। महामहिम पवन सम्राट के निर्देशानुसार इसकी मेजबानी हमेशा से हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन करती रही है। इससे पहले कभी कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार उम्मीद नहीं थी हम वास्तव में 2 जूनियर से टकराएंगे जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का पता नहीं है। यह मैच माधवन ने जीता है। यदि आप प्रस्तुत होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप महामहिम पवन सम्राट के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब फर्स्ट एल्डर ने बहुत ही दबंगई से परिणामों की घोषणा की। अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा भव्य पिल असेंबली की मेजबानी पवन सम्राट के निर्देशानुसार की गई थी। पहले एल्डर रविद्रन के पास विजेता और हारने वाले का फैसला करने का अधिकार था। इसके अलावा उन्होंने अपने दिल को छू लिया और महसूस किया कि उन्होंने जो किया वह निर्विवाद था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि बजाज परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए पवन सम्राट के पास जाएगा। इसके अलावा आज के बाद बजाज परिवार राजधानी में जीवित रह पाएगा या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। आरव लगातार हंसता रहा। घमंडी और अहंकारी लोगों का यह झुंड वाकई निराशाजनक था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ठीक इसी समय आदरणीय किमिया संप्रभु, जो सोने की मुद्रा में थे, बिना किसी हड़बड़ी के बोले, फर्स्ट एल्डर रविद्रन, सुनिए इस जूनियर को क्या कहना है। फर्स्ट एल्डर रविद्रन के हाव भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। इसके बाद उन्होंने आरव की ओर रुख किया और कहा, चूंकि हमारे आदरणीय किमिया संप्रभु चाहते हैं कि आप बात करें, तो आप हमें बताएं। अगर आप कारण नहीं बता सकते तो बजाज परिवार को नुकसान पहुंचाने जितना आसान नहीं होगा। आपको ग्रैंड पिल असेंबली से भी बाहर निकाल दिया जाएगा।
आरव को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फर्स्ट एल्डर रविंद्रन के साथ बहस करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, मुख्य सामग्री के रूप में वाशस्टार ग्रास और वर्मिलियन स्पिरिट फ्रूट, पूरक सामग्री के रूप में स्काई साउथ स्टार, वाउलेंट फ्लेम सैंड और ऑटोमन पाइन नट। ये संयोजन एक औषधीय गोली बनाने में असमर्थ है, इसलिए इसे सही उत्तर नहीं माना जा सकता है। आरव की बातें सुनकर सभी की निगाहें अनायास ही प्रकाश के पर्दे की ओर चली गई और बहुत जल्दी माधवन और बड़ों के उत्तर समान देखे। वास्तव में वे बिल्कुल एक जैसे थे। अज्ञानी बच्चे, इन 5 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के कीमिया तर्क का हमने विश्लेषण किया है। यदि व्यापक प्रयोग किए जाएं, तो ये निश्चित रूप से एक गोली का फार्मूला बन सकता है। आपको ये कहने का क्या अधिकार है कि ये नहीं बन सकता? पहले एल्डर रविंद्रन ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने उसके सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, ऊपर से देखने पर इन कुछ प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के कीमिया तर्क में कोई विरोधाभासी पहलू नहीं है, इसलिए ये एक गोली का फार्मूला बनाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन औषधीय गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान ये 3 प्रकार की पूरक सामग्री एक साथ मिलकर कई तरह के परिवर्तन लाएगी, जिससे वाशस्टार ग्रास और वर्मिलियन स्पिरिट फल के औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी गोली नहीं बना सकता है। जब आरव ने देखा कि पहले एल्डर रविंद्रन खंडन करना चाहते हैं, तो वो फिर से बोला, मेरा खंडन करने में जल्दबाजी न करें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम अभी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। पहले एल्डर रविंद्रन अभी बोलने ही वाले थे कि अचानक आदरणीय किमिया प्रभु ने अपना मुंह खोला और कहा, इस बात की पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने जो कहा वो सही है। क्या ये कैसे संभव है? आदरणीय किमिया संप्रभु ने वास्तव में कहा कि ये बदमाश सही है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 7 महान बुजुर्ग सभी गलत थे? ये बहुत विध्वंसकारी है। क्या इस लड़के की किस्मत अच्छी है और वो संयोग से इस पर ठोकर खा गया, या ये सच्चा कौशल और वास्तविक ज्ञान है? ये मुझे लगता है कि ये अंधेरे में एक यादृच्छिक शॉट होना चाहिए, है ना? वे 7 बुजुर्ग किमिया किंग के सभी शक्तिशाली लोग हैं। औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उनकी समझ की गहराई बस उतनी नहीं है जितनी हम जैसे लोग कल्पना कर सकते हैं। यह संभव है कि इस बदमाश ने पहले कुछ अस्पष्ट ज्ञान देखा हो, और यह ज्ञान बस वही हो जो बुजुर्गों को नहीं पता। सच, आखिरकार बुजुर्ग भी सर्वज्ञ नहीं है। उनके कीमिया ज्ञान में एक मृत कोण अवश्य है। आदरणीय किमिया संप्रभु की बातों ने सभी को चकित कर दिया। इस लड़के ने जो कहा वो वास्तव में सही था, और तथाकथित सही उत्तर जो 7 महान बुजुर्गों ने मिलकर दिए थे वास्तव में गलत थे। ये 7 महान बुजुर्ग सभी पुराने संकी थे जो 100 से अधिक वर्षों से प्रसिद्ध थे। उनकी हर एक ताकत अथाह थी। कीमिया पद के बारे में उनका ज्ञान आम लोगों के लिए और भी अधिक अकल्पनीय था। और आरव, वो केवल 16 साल का छोटा सा लड़का था। उसने जितना समय जिया वो बुजुर्गों के मुकाबले एक टुकड़ा भी नहीं था। उसने वास्तव में 7 महान बुजुर्गों की गलतियों को उनके सामने ही इंगित किया। आदरणीय किमिया संप्रभु की बातों पर किसी को संदेह नहीं हुआ, क्योंकि केंद्रीय कैपिटल की कीमिया दुनिया में वो पूर्ण अधिकारी था। उसने कहा कि यह गलत था। इसका मतलब है कि 7 महान बुजुर्ग निश्चित रूप से गलत थे। वहां संदेह जाने और जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्मकेश ने अविश्वास से आरव को देखा और अनजाने में ही निगल लिया। वो उन आंखों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया जिनसे आरव ने पहले उसे देखा था। क्या यह सच है? निराश भाव वो कैसे नहीं रोक पाया? अगर कोयल निर्णायक क्षण में आगे नहीं आता, आरव शायद इस समय अपनी आस्तीन ऊपर करके चला जाता, है ना? अब इस बारे में सोचते हुए ब्रह्मकेश घटना के बाद डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। आरव ईमानदारी से बजाज परिवार की मदद कर रहा था, जबकि उसे उस पर शक था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने यह वाक्य कहना समाप्त किया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो फिर से सो गया हो। ऐसा लग रहा था कि पहले वाला दृश्य सिर्फ उसका नींद में चलना था। फर्स्ट एल्डर रविंद्रन को स्पष्ट रूप से पता था कि आदरणीय किमिया प्रभु नींद में नहीं था। बस वो अभी भी इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शुरू में उसे लगा कि ये युवक जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। कौन सोच सकता था कि वास्तव में ऐसी कोई चीज होती है? ग्रैंड पिल असेंबली प्रतियोगिता के बाद उसे वास्तव में जाकर यह सत्यापित करना होगा कि इस बदमाश ने जो कहा वो सच था या नहीं। हालांकि उसका चेहरा सार्वजनिक रूप से एक युवा द्वारा उड़ा दिया गया था, फिर भी ग्रैंड पिल असेंबली को आगे बढ़ना था। ग्रैंड मास्टर रविंद्रन केवल इतना कहने के लिए अपना मुंह खोल सका, चूंकि भगवान आदरणीय किमिया शासक कहते हैं कि यह उत्तर गलत है, इसलिए पहला मैच बजाज परिवार का कोल जीतता है। माधवन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। वो स्पष्ट रूप से पहले ही जीत चुका था। इस बदमाश द्वारा विफल होने की उम्मीद कौन कर सकता था? वो एक तरह के जानलेवा आवेग के साथ आरव को बुरी तरह घूरने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरा दौर, औषधीय गोलियों का विघटन। आप दोनों को क्षण भर में 3-3 औषधीय गोलियां मिलेंगी। ये औषधीय गोलियां
अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गोली के फार्मूले के अनुसार परिष्कृत की गई है। बाहरी दुनिया के लिए यह बिल्कुल असंभव है। आपको दृष्टि, गंध और स्वाद के माध्यम से औषधीय गोली के घटकों को पहचानने की आवश्यकता है। जो इसका सही विश्लेषण करता है वो जीतता है। शीर्ष कदम किमिया किंग ने सभी को सीधे प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंचा दिया। माधवन के पास अपने विचारों को दूर रखने और प्रतियोगिता के दूसरे दौर को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। औषधीय गोलियों का विघटन एक बहुत ही उच्च स्तरीय कौशल था। इसके लिए कीमियागर को औषधीय जड़ी बूटियों से अत्यधिक परिचित होना आवश्यक था, लेकिन सटीकता की गारंटी देना कठिन था। इसके अलावा भले ही औषधीय गोली के घटकों को पूरी तरह से विघटित कर दिया गया हो, लेकिन इसे परिष्कृत करना भी बहुत संभव नहीं था। इसलिए यही कारण था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन दोनों परिवारों के विघटन के लिए औषधीय गोलियों को बाहर ले जाने में निश्चिंत हो सकता था। कोयल ने पहला राउंड जीत लिया। उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। प्रतियोगिता के इस दूसरे राउंड में उसने 3 तरह की औषधीय गोलियों से कुल 11 तरह की स्पिरिट दवाइयों को हल किया, जबकि माधवन ने केवल 9 प्रकार की दवाइयों को ही स्पष्ट किया। कोल ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीसरा राउंड था, जो कि गोली शोधन था। एक कीमियागर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से गोली शोधन था। इसलिए ग्रैंड पिल असेंबली में गोली शोधन द्वारा लिया गया भार भी बहुत बड़ा था। ग्रैंड पिल असेंबली में विजेता का निर्धारण करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को 3 राउंड में प्रतिस्पर्धा पूरी करनी थी, और गोली शोधन के इस तीसरे राउंड में सभी चर सामने आए। भले ही पहले 2 राउंड में हार हुई हो, जब तक कि कोई अपने प्रतिद्वंदी को शोधन के तीसरे राउंड में पूरी तरह से हरा देता है, वे इसी तरह विजयी हो सकते हैं। तथाकथित पूर्ण थ्रैश में एक पक्ष औषधीय गोली की गुणवत्ता के मामले में दूसरे पक्ष को पूरी तरह से कुचल देता है, या एक पक्ष सफल ने औषधीय गोली को परिष्कृत किया जबकि दूसरा पक्ष विफल रहा। अगर 2 लोगों के बीच गुणवत्ता में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति जीतता था जिसने इससे पहले लगातार 2 राउंड जीते थे। और इस प्रक्रिया के दौरान जजों की राय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए पवन सम्राट ने तटस्थ अल्केमिस्ट एसोसिएशन को इसकी मेजबानी करने के लिए नियुक्त किया। बेशक हर कोई औषधीय गोली की गुणवत्ता देख सकता था। जजों का उपयोग केवल उस स्थिति में सामने आता था जब अंतर बहुत कम होता था। आप दोनों जिस औषधीय गोली को परिष्कृत करने जा रहे हैं वो है टियर 3 नाइट लेवल औषधीय गोली जेड पीथ आइस क्लियर पिल। शीर्ष कदम किमिया किंग ने कहा, टियर 3 गोली के फार्मूले में कुछ गोली के फार्मूले जनता को बताए गए थे और सार्वजनिक रूप से यह भी स्वीकार किया गया था कि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना बेहद कठिन है। ये जेड पीथ आइस क्लियर पिल उनमें से एक थी। इस गोली के फार्मूले को देखकर कोयल के चेहरे पर भाव बदल गए। इस जेड पीथ आइस क्लियर पिल की शोधन कठिनाई बहुत अधिक थी। कोयल इस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कमजोर थी। उसे इसे परिष्कृत करने की केवल 30% निश्चितता थी। और दूसरी तरफ माधवन के चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य दिखाई दिया। जाहिर है यह औषधीय गोली उसके स्वाद के अनुकूल थी। कनिष्क ने भौहें सिकोड़ी और कहा, यह विषय क्यों सामने आया? जेड पीथ आइस क्लियर पिल एक औषधीय गोली है जिसमें कोयल कमजोर है। ये लड़ाई ठीक नहीं चल रही है। ब्रह्मकेश के चेहरे पर भी बहुत गंभीर भाव थे जब उन्होंने कहा, जेड पीथ आइस क्लियर पिल शोधन में अग्नि नियंत्रण की आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन कोयल की कमजोरी अग्नि नियंत्रण है। यह वास्तव में काफी परेशानी भरा है। कोयल औषधीय कड़ाही के सामने आई और एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अनजाने में आरव की ओर देखने लगी और उसने पाया कि आरव उस समय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक आरव की उंगली थोड़ी सी हिली जिससे एक सील बन गई। कोयल ने जब यह स्थिति देखी तो वो दंग रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह वही सील नहीं थी जिसे उसने तब बनाया था जब मैं वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रही थी? उसका क्या मतलब है? कोयल को अचानक उस दिन की भावना याद आ गई जब वो वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रही थी। हालांकि वो उस समय बहुत थकी हुई थी, लेकिन उस तरह की भावना बहुत सूक्ष्म थी। क्या उसका मतलब यह हो सकता है कि मुझे उस दिन की भावना का पता लगाने दे जब मैं वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रही थी? लेकिन मैंने बाद में कई बार कोशिश की और उस तरह की स्थिति को पाने में असमर्थ रही। कोयल ने खुद से सोचा। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए कोयल ने आखिरकार जेड पीथ आइस क्लियर पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जड़ी बूटियां तैयार करना और औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना, ये सभी कोयल के लिए मुश्किल काम नहीं थे। इस कदम पर उसने माधवन से भी ज्यादा शानदार काम किया। कोयल को सबसे ज्यादा चिंता थी शोधन की। उसे वास्तव में ज्यादा भरोसा नहीं था। मुझे जेड पीथ आइस क्लियर पिल को परिष्कृत करना ही होगा। माधवन का स्तर सबसे ज्यादा संभावना है कि वो मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है, भले ही वो इस तरह की औषधीय गोलियों में माहिर हो। जब तक मेरी औषधीय गोली बहुत खराब नहीं है,
मैं जीत जाऊंगी, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए चुपके से अपना संकल्प लिया। कोयल ने एक हाथ से इशारा किया। औषधीय भ्रूण औषधीय कड़ाही में उड़ गया। धीरे धीरे लपटें उठने लगी। कोयल ने जेड पीथ आइस क्लियर पिल का शोधन शुरू कर दिया। हालांकि उसने जेड पीथ आइस क्लियर पिल को परिष्कृत करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन इसके शुरू होने के कुछ समय बाद ही कोयल की लय कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गई। शोधन एक ऐसा काम था जो मानसिक शक्ति को बहुत थका देता था। जिन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत थी वे बहुत ज्यादा थे। ये केवल टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत करना था। जब आरव अपने पिछले जीवन में टियर 9 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था तो वो केवल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। एक महीने तक एक ही औषधीय गोली को परिष्कृत करना सामान्य बात थी, लेकिन वर्तमान कोयल के लिए जेड पीथ आइस क्लियर पिल अभी भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां मौजूद हर कोई विशेषज्ञ था। एक नजर में ही उन्हें पता चल गया कि कोयल की हालत ठीक नहीं है। कोयल इस छोटी लड़की में प्रतिभा है, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटी है। एक किमिया किंग बुजुर्ग ने उसके कौशल का मूल्यांकन किया। अग्नि नियंत्रण के लिए बहुत ही उत्तम सार ऊर्जा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये एक दिन का काम नहीं है। कोयल के लिए इस चरण तक प्रदर्शन करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत आसान नहीं है। हाँ, अग्नि नियंत्रण के मार्ग में शॉर्टकट नहीं है। बहुत अधिक अभ्यास के माध्यम से ही कोई बहुत सक्षम हो सकता है। माधवन अंत में उससे कई साल बड़ा है। इस पहलू में वो उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लगता है कि इस मैच में विजेता पहले से ही तय है। उन कुछ बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से कोयल के बारे में आशावादी नहीं सोचा था, क्योंकि उसकी हार के संकेत पहले ही दिखाई दे चुके थे। किमिया किंग विशेषज्ञ आखिरकार किमिया किंग विशेषज्ञ थे। भले ही आरव ने उनसे सवाल किए हों, लेकिन उनकी ताकत और दूरदर्शिता अभी भी वही है। कोयल को लगा कि वह और अधिक तनाव में आ रही है। औषधीय कड़ाही के अंदर की औषधीय गोली भी लगातार अस्थिर होती जा रही थी, किसी भी समय बेकार गोली बनने की संभावना के साथ। लेकिन ठीक इसी समय उसने अचानक महसूस किया कि औषधीय कड़ाही में एक सील को बिना देखे मारा जा रहा है, जिससे वो डर कर उछल पड़ी। घबराहट में कोयल ने औषधीय कड़ाही में औषधीय गोली को लगभग बर्बाद कर दी है। कोयल के साथ क्या है? इस लड़की सार ऊर्जा की लहरें पहले इतनी तीव्र थी कि इसने औषधीय गोली को लगभग बर्बाद कर दी है। हाँ, बस थोड़ा और, लेकिन फिर भी उसके लिए इस औषधीय गोली को बचाना भी शायद बहुत मुश्किल होगा, है ना? ये लगभग तय है कि इसे एक बेकार गोली में बदल दिया जाएगा। मैंने इस लड़की को पहले भी गोलियां परिष्कृत करते देखा है। हालांकि उसके कौशल में अभी भी कमी है, लेकिन इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी। क्या यह मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है? कोयल की छोटी सी घटना कई लोगों को डर से रुलाने के लिए काफी थी। यह स्वीकार करना ही होगा कि हर कोई सुंदर महिलाओं को पसंद और सम्मान करता है। कोयल न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी कीमिया प्रतिभा भी बहुत अधिक थी। हर कोई स्वाभाविक रूप से उसे और भी अधिक पसंद करता था। हालांकि बजाज परिवार का प्रभाव कमजोर था, लेकिन इसने सभी को उसे सकारात्मक रूप से देखने से नहीं रोका। इन किमिया किंग द्वारा कोयल की तुलना माधबान से करने से यह देखा जा सकता है कि वे कोयल को कितनी सकारात्मक दृष्टि से देखते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि कोयल ने वास्तव में ऐसी गलती की है, तो बहुत से लोगों ने अपने हाथ मलते हुए आह भरी। हालांकि रिफाइनिंग के बीच में कोयल को न केवल इस समय पश्चाताप का जरा भी संकेत नहीं था, बल्कि वो इतनी उत्साहित भी थी कि वह चिल्लाने वाली थी। ये उस तरह की भावना है, ये उस तरह की भावना है। मैंने इसे पा लिया, मैंने इसे पा लिया। कोयल अपने दिल में बेतहाशा उत्साहित थी। ये इस तरह की भावना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब हुई थी जब आरव ने सील को इंजेक्ट किया था, जबकि वो विशाल कंद को रिफाइन कर रही थी। जब वो पहले वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रही थी, तो वो भी शुरू से ही पूरी तरह से गड़बड़ में थी, जब तक कि आरव ने उस सील को फेंक नहीं दिया, जिससे उसे एक सूक्ष्म लय में मार्गदर्शन मिला। बाद में कोयल ने भी कुछ बार कोशिश की, आग पर नियंत्रण की उस सूक्ष्म भावना को खोजने की इच्छा रखते हुए, लेकिन ये सब विफल रहा। जब तक आरव ने अभी अभी उस पर हाथ का इशारा नहीं किया, तब तक कोयल ने आखिरकार ये पता लगा लिया कि आरव की सील पूरी तरह से जानबूझकर थी। वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत करना कोई संयोग नहीं था। आरव ने उसे गोली को परिष्कृत करने में मदद की, इसलिए वो उस दिन से ही इस मार्ग का अनुसरण कर रही थी जब वो वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर रही थी और उस समय उस भावना को पाना चाहती थी। अब उसे आखिरकार ये मिल गया। ओ, न केवल कोयल उस लड़की पर अभी उस गलती का असर नहीं हुआ, बल्कि वो धीरे धीरे सबसे इष्टतम अवस्था में पहुंचने लगा है। ये सच है, लगता है कि इस लड़की को इसमें महारत हासिल हो गई है। उसकी अग्नि नियंत्रण क्षमता में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। हिस, औषधीय गोली जल्द ही आकार लेने वाली है। वो वास्तव में सफलतापूर्वक परिष्कृत होने वाली है। वास्तव में अकल्पनीय। पिछले अनुभवों के अनुसार शोधन के दौरान इतनी बड़ी गलती होने के लिए ये केवल एक बेकार गोली को परिष्कृत कर सकता है।
बाद के चरणों में स्थिति को बचाना लगभग असंभव था। हालांकि कोयल ने ऐसा किया। संघनित हो जाओ। कोयल ने हल्की चीख मारी। औषधीय गोली बन गई। परिणाम यह हुआ कि कोयल वास्तव में मादबन से पहले ही समाप्त कर दी। कनिष्क अपने दिल में उत्साह को छिपा नहीं सका और चिल्लाया, बहुत बढ़िया कोयल। हालांकि ब्रह्मकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हावभाव से पता चलता था कि वो भी इस परिणाम से बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। सिवाय इसके कि कोयल उनकी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि आरव की ओर देख रही थी, जो बगल में खड़ा था। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई थी। आरव ने उसे अंगूठा दिखाया और हल्की मुस्कान लौटाई। इस समय कोयल में कुछ दिनों पहले की तरह ठंडा अहंकार नहीं था, बल्कि वह एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी, जिसे उसके प्रेमी से प्रशंसा मिली हो। उसके गाल लाल हो गए थे। जब ब्रह्मकेश ने यह दृश्य देखा तो उसने अनायास ही भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना था कि ब्रह्मकेश मन ही मन बहुत हैरान हो गया था। क्या यह हो सकता है कि कोयल द्वारा इस औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना भी आरव के श्रेय के कारण था? यह लड़का आखिर किस पृष्ठभूमि का था? कुछ ही समय में मादबान ने भी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। अच्छे को निर्णय लेने के लिए 7 किमिया राजाओं पर छोड़ दिया गया। 2 औषधीय गोलियां 7 किमिया राजाओं के सामने रखी गई। कुछ लोगों ने कुछ देर तक सलाह मशविरा किया। फर्स्ट एल्डर रविद्रन ने कहने के लिए अपना मुंह खोला। मादबन ने जो परिष्कृत किया वो मध्यम श्रेणी का जेड पैथ आइसक्लियर पिल है, जबकि कोयल निम्न श्रेणी का है। तीसरा दौर। मादबन जीत गया। यहां तक बात करते करते सबकी सांसें अटक गई। लेकिन कोयल बिल्कुल भी निराश नहीं थी, भले ही वो हार जाए। इसका कारण था सफलतापूर्वक गोली शोधन कर पाना था। लेकिन अभी भी विजेता तय नहीं हुआ है, क्योंकि मध्यम श्रेणी में यदि मादबान का गोली उच्च मानक का नहीं है और कोयल की गोली निम्न श्रेणी में उच्च मानक का होगा, तो कोयल की पिछली 2 राउंड की सफलता को देखते हुए कोयल जीत जाएगी। केवल यह देखने के लिए कि फर्स्ट एल्डर रविद्रन एक पल के लिए रुक गए, फिर कहने के लिए फिर से अपना मुंह खोला। मादबन द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोली मुश्किल से मध्यम श्रेणी के स्तर तक पहुंच पाई, जबकि कोयल की जेड पीथ आइस क्लियर गोली पहले से ही मध्यम श्रेणी के बहुत करीब है। इसलिए तीनों मैचों के परिणामों को मिलाकर कोयल जीतता है। क्या यह कैसे संभव है? कोयल से बीच में इतनी बड़ी गलती हो गई। अंतिम पूर्ण औषधीय गोली वास्तव में मध्यम श्रेणी के बहुत करीब पहुंचती है। मनियान ने अचानक कहा। फर्स्ट एल्डर रविद्रन की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने दुखी होकर कहा, स्वामी परिवार के मुखिया मनियान, क्या आप हम बूढ़ों से भी सवाल कर रहे हैं? अगर आपको इस बुजुर्ग पर भरोसा नहीं है तो आप खुद आकर देख सकते हैं। आप भी किमिया किंग हैं। यह संभव नहीं है कि आप दवा की गोली की ग्रेड भी न पहचान पाए, है ना? फर्स्ट एल्डर रविद्रन गुस्से से भर गए। आज लोगों ने उनसे बार बार सवाल किए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्ग होने के नाते उन्हें ऐसा व्यवहार कब से सहना पड़ रहा था। लेकिन कोयल के प्रदर्शन से फर्स्ट एल्डर रविद्रन भी अंदर से बहुत हैरान थे। इतनी बड़ी गलती हुई, लेकिन कोयल ने न केवल एक बेकार गोली को परिष्कृत किया, बल्कि उसने दवा की गोली की गुणवत्ता को भी इतना बढ़ा दिया। यह वाकई हैरान करने वाला था। मनियान के चेहरे पर अजीब भाव था। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, बड़े यांग ने गलत समझा। मैं आप में से कुछ लोगों से सवाल नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ। फर्स्ट एल्डर रविद्रन ने अपनी आस्तीन लहराई और उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहा, आओ दोस्तों, ये 2 औषधीय गोलियां परिवार के मुखिया मनियान के सामने लाओ और उसे खुद ही बता दो कि ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं। मनियान ने अपनी आंखों के सामने 2 औषधीय गोली को देखा और बहुत देर तक चुप रहा। परिवार के मुखिया मनियान, मुझे आश्चर्य है कि मैं पहले एल्डर रविंद्रन बकवास कर रहा था या नहीं? कृपया स्पष्ट करें। पहले एल्डर रविंद्रन ने व्यंग्य से भरी आवाज में पूछा। मनियान ने अजीब सा भाव दिखाते हुए कहा, यह इस तुच्छ का फूटा आंख है। देखने में गलती की है। मुझे उम्मीद है कि पहले एल्डर रविंद्रन इतने उदार है कि वे मुझे माफ कर देंगे। पहले एल्डर रविंद्रन ने ठंडी सांस ली और फिर कुछ नहीं बोला। इस तरफ बजाज परिवार के सदस्यों ने भी राहत की लंबी सांस ली। पहली लड़ाई वास्तव में रोमांचक तरीके से जीती गई थी। अगर आरव महत्वपूर्ण क्षण में आगे आकर 7 महान बुजुर्गों की गलती को इंगित नहीं करता, कोयल अब तक हार चुका होता। समस्या यह थी कि बजाज परिवार पहले 2 मैच हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक वे एक भी नहीं खो देते, इस ग्रैंड पिल असेंबली को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया कोयल। कोयल, तुम सच में मेरे बजाज परिवार की अच्छी बेटी हो। एक पल के लिए बजाज परिवार के सदस्यों की प्रशंसा बाढ़ के पानी की तरह बहन निकली। लेकिन कोयल बहुत उदासीन थी। इन परिवार के बुजुर्गों के प्रति उसकी कोई अच्छी धारणा नहीं थी। दक्ष, धन्यवाद। कोयल आरव के सामने आई और गंभीरता से धन्यवाद दिया। आरव ने हंसते हुए कहा, यह मिस कोयल है जो प्रभावशाली है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? ठीक है, पहले आराम करो, बाद में मैच शुरू होने वाला है। कोयल ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई।
बजाज परिवार, कई लोगों के रंगरूप बदसूरत थे। कोयल द्वारा उपेक्षित किए जाने की भावना ने उन्हें बहुत नाराज कर दिया और इस तरह की नाखुशी आरव तक भी पहुंची, लेकिन वो नजरअंदाज कर दी। ठीक इसी समय फर्स्ट एल्डर रविंद्र ने कहा, ठीक है, अब दूसरी लड़ाई शुरू होती है। बजाज परिवार के कनिष्क बनाम स्वामी परिवार के सथिमन। कनिष्क खड़े हो गया। ब्रह्मकेश ने निर्देश दिया, शांत रहो, इस मैच को जीतो और स्वामी परिवार को वापसी का मौका मत दो और हम जीत जाएंगे। कनिष्क ने सिर हिलाया और सीधे मंच पर चले गया। और दूसरी तरफ मनिया ने भी इसी तरह सथिमन को रोका और कहा, सथिमन, कनिष्क को मेरे लिए एक अच्छा सबक सिखाऊं और सबको दिखाऊं कि तुम कितने महान हो। हाँ, कुल प्रमुख। सथिमन के पीछे से जाते हुए दृश्य को देखते हुए मनिया ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मकेश, क्या तुम सोचते हो कि इस तरह से युद्ध के लिए सैनिकों को रैंक में मार्शल करना मुझे चौंका सकता है? पूर्ण शक्ति के सामने तुम सिर्फ एक मजाक हो। दूसरी लड़ाई। युद्ध की स्थिति का विकास सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। कनिष्क बजाज परिवार का नंबर 1 जीनियस था। भले ही वो अभी अपनी चरम स्थिति में न हो, लेकिन उसकी ताकत और अनुभव अभी भी सथिमन से बढ़कर होना चाहिए। फिर भी जब लड़ाई शुरू हुई तो सथिमन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसने सभी को अपना जबड़ा गिराने पर मजबूर कर दिया। पहला मैच औषधीय गोलियों का गठन करता है। सथिमन ने वास्तव में सभी स्पिरिट दवाओं की पहचान की और औषधीय गोलियों के भाग में कनिष्क की तुलना में 3 और उत्तर भी लिखे। हर कोई मुंह खोले हुए देख रहा था। बजाज परिवार के सदस्य पूरी तरह से उदास हो गए थे। यहां तक कि ब्रह्मकेश के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। सथिमन की ताकत सभी की उम्मीदों से बढ़कर थी। एक डार्क हॉर्स। ये बिल्कुल एक डार्क हॉर्स है। ब्रह्मकेश ने अपनी बुद्धि को षड्यंत्रों में झोंक दिया, लेकिन शायद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सथिमन की ताकत वास्तव में इस हद तक दुर्जेय थी। भले ही कनिष्क की रिफाइनिंग कंडीशन अपने चरम पर न हो, लेकिन उसके बुनियादी कौशल अभी भी मौजूद है। वो वास्तव में सथिमन द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कनिष्क पीछे की स्थिति को बचा सकता है। अगर वो वापसी नहीं कर सकता है तो बजाज परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए हॉल के अंदर फुसफुसाहट सुनाई दी। सथिमन के प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया। जिस स्थिति में एकतरफा जीत होनी चाहिए थी, वास्तव में एक नाटकीय बदलाव दिखाई दिया। कनिष्क भी अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध था। हार का गहरा एहसास उसके मन में घर कर गया। वो स्वामी परिवार के नंबर एक प्रतिभाशाली कार्तिकेयन से पहले ही पूरी तरह से हार चुका था। अगर वो नंबर 2 सथिमन से भी नहीं जीत पाया तो क्या वो बजाज परिवार का नंबर एक प्रतिभाशाली राजधानी में मजाक नहीं बन जाएगा? कनिष्क ने अपने दांत पीस लिए और खुद से सोचा, मुझे पीछे से वापसी करनी चाहिए। मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो बजाज परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। वास्तव में कनिष्क ने आखिरकार दूसरे मैच में एक राउंड वापस पा लिया। सिवाय इसके कि दूसरे मैच में कनिष्क का लाभ नगण्य था। उसने सथिमन की तुलना में केवल एक प्रकार अधिक औषधीय जड़ी बूटी लिखी। न केवल इस तरह के परिणाम ने सभी को उसकी प्रेरणा का एहसास कराने में विफल कर दिया, बल्कि इसने सथिमन की ताकत की पुष्टि भी की। अंतिम दौर। कोई भी बता सकता है कि सथिमन के बुनियादी कौशल बहुत ठोस है। बस कौन जानता है कि जब वो वास्तव में पिली को परिष्कृत करेगा तो क्या होगा। ऐसा लगता है कि इतने सालों में सथिमन पूरे समय कार्तिकेयन की चमक से ढका हुआ है। स्वामी परिवार के दूसरे नंबर के प्रतिभाशाली व्यक्ति में वास्तव में इतनी ताकत है। बजाज परिवार को लगातार 2 बार जीतना भी तर्कसंगत बात है। मुझे लगता है कि सथिमन की शोधन शक्ति कमजोर नहीं हो सकती है। कम से कम ये शीर्ष स्थिति कनिष्क से बहुत कमजोर नहीं होगी। और अब कनिष्क अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। विजेता का निर्धारण करना वास्तव में कठिन है। अगर कोई कहता है कि एक मैच अभी भी भाग्य पर निर्भर करता है, तो 2 मैचों के बाद किसी को भी सथिमन की ताकत पर संदेह नहीं था। प्रतिभाशाली कार्तिकेयन की छाया में रहने वाले इस साथी की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि यह भयानक थी। हाँ, बजाज परिवार के उन मूर्खों ने अभी भी सोचा था कि वे हमारे स्वामी परिवार को इस तरह से जीत सकते हैं। क्या मजाक है। मेरे आगे बढ़ने से पहले सथिमन की ताकत कभी भी मेरी ताकत से कम नहीं थी। वे वास्तव में भोलेपन से मानते थे कि वे एक अमान्य पर भरोसा करके सथिमन को जीत सकते हैं। बहुत भोले। कार्तिकेयन जोर से हंस पड़ा। हाँ बड़े भाई, सथिमन कम प्रोफाइल रहने के बाद भी अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। इस बार उन्होंने आखिरकार राजधानी के लोगों को अपनी प्रतिभा देखने दी। माधबान को सेटबैक के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा और वो कार्तिकेयन के साथ मुस्कुराता रहा। हे, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मकेश ने वास्तव में उस बदमाश को मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार किया है। ये वास्तव में मुझे बहुत उत्साहित करता है। कार्तिकेयन ने दूर से आरव को अमित्र नजरों से देखा। उसे पहले भी गेट के सामने अपमानित होने का एहसास था। इस बार
वो इसे ठीक से बाहर निकालने और आरव के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए तैयार था। जब वो बात कर रहा था, उसने अपनी उंगली से इशारा किया। धीरज, जो खाली नजरों से पीछे था, उसके सामने चाय का पानी लाया। कार्तिकेयन ने चाय ली और एक घूंट का स्वाद लिया। उसने अपने घुटने की ओर इशारा करते हुए कहा, अंतहीन दुनिया के कूड़ेदान, जल्दी से मेरे जोड़ों को ढीला करने के लिए मेरी मालिश करो। धीरज की दिव्य आत्मा को नियंत्रित किया जा रहा था और वो केवल कार्तिकेयन की दया पर निर्भर था। उसने मालिश करने में मदद करने के लिए अपना शरीर झुकाया। से तुम इतनी ताकत किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? मरना चाहते हो? जब वो बोल रहा था, कार्तिकेयन ने धीरज की छाती पर पैर पटका, उसे दूर फेंक दिया। धीरज को तब तक सीधे लात मारी गई जब तक कि उसने खून की एक बड़ी उल्टी नहीं कर दी, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा और कार्तिकेयन की मांसपेशियों को मालिश करने में मदद करने के लिए उसके पास लौट आया। कार्तिकेयन ने इस बार आनंद लेते हुए कराहते हुए कहा, यह ताकत कुछ ज्यादा ही है हुर। आरव, तुम्हें क्या हो गया है? जब से कोयल वापस आई है, उसका ध्यान हमेशा आरव पर ही था। ठीक उसी समय उसने अचानक महसूस किया कि आरव की सांसें थोड़ी अव्यवस्थित थी और वो बहुत उत्सुक हो गई। आरव के हावभाव सामान्य थे क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कोयल से कहा, कुछ नहीं, बस इतना है कि अंतिम निर्णायक लड़ाई को देखते हुए मेरी मनस्थिति कुछ हद तक उफान पर है, बस इतना ही। कार्तिकेयन को नहीं पता था कि उसने कितना भयानक प्रतिद्वंद्वी को उकसाया था। कनिष्क और साथिमन के मैच ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति आरव के क्रोध को नहीं देख पाया होगा, जो एक कोने में सीमाओं तक सीमित था। मंच पर दोनों लोगों ने परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सथिमन की ताकत ने एक बार फिर सभी की समझ को ताजा कर दिया। उनकी हरकतों में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो थोड़ा भी सुस्त हो। उन्होंने औषधीय गोली का शोधन लगभग एक ही बार में पूरा कर लिया। दूसरी ओर कनिष्क के शोधन से कोई भी देख सकता था कि वो वास्तव में अपनी इष्टतम स्थिति में नहीं था। फिर भी उसने शोधन को शानदार ढंग से पूरा किया। जब पहले एल्डर रविद्रन के सामने 2 औषधीय गोलियां रखी गई तो सभी ने एक बार फिर अपनी सांस रोक ली। ये मैच निर्णायक लड़ाई थी जिसने निर्धारित किया कि बजाज और स्वामी दोनों परिवारों के लिए कौन जीता और कौन हारा। 7 महान कीमिया राजा बुजुर्गों ने कुछ समय के लिए मूल्यांकन किया। ये अभी भी पहले एल्डर रविद्रन ही थे जिन्होंने कहा, कनिष्क ने जो परिष्कृत किया वो मध्यम श्रेणी का है, सथिमन ने जो परिष्कृत किया वो उच्च श्रेणी का है। इस मैच में स्वामी परिवार जीतता है। कनिष्क को लगा जैसे उसका सिर धमाके के साथ फट गया है। वो बस ऐसे ही हार गए? पहवार्क। कनिष्क की भावनाएं बहुत उत्तेजित हो गई, जिसके कारण अंततः उसकी पुरानी चोटें उभर आई। मुंह से खून की धार बह निकली। ये देखकर बड़ा भाई कनिष्क, ब्रह्मकेश और कोयल ने जल्दी से कनिष्क को सहारा देने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन दोनों ने देखा कनिष्क की चेहरे रंग राख जैसा सफेद हो गया था और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। पिता, बहन कोयल, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। कनिष्क के दिल में आत्मग्लानि के साथ माफी मांगा। अब और मत बोलो, मैं तुम्हें वापस भेजकर ठीक से आराम करवाऊंगा। ब्रह्मकेश ने कहा, हाँ भाई, अब और मत बोलो, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ कर लिया है। ये कहते हुए कोयल के आंसू बह निकले, लेकिन कनिष्क ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं। निष्कर्ष, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। कोयल और उसके भाई की भावनाएं स्पष्ट रूप से बहुत गहरी थी। कनिष्क को इस तरह देखकर उसका दिल दुख गया। ठीक इसी समय एक हथेली उसके सामने पहुंची। हथेली के बीच में एक औषधीय गोली रखी हुई थी। कोयल ने पलटकर देखा। ये आरव के अलावा कौन हो सकता है? उसे इसे खाने दो, आरव ने बेपरवाही से कहा। कोयल ने अपना सिर नीचे करके देखा और बहुत हैरान होते हुए बोली, हाई ग्रेड वेस्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल, तुम्हें ये कहां से मिला? दक्ष, क्या बजाज परिवार के अतिथि अनुचरों को ये अधिकार नहीं है? मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मांगने गया था और इन 2 दिनों में उसे परिष्कृत करने के लिए कुछ समय निकाला। जल्दी से उसे खाने दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। आरव ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। ओह, ठीक है। कोयल ने जल्दी से कनिष्क को औषधीय गोली खिला दी। ब्रह्मकेश को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल एक गोली फार्मूला था जो केवल उनके बजाज परिवार के पास था। इसके अलावा ये एक पूर्ण संस्करण नहीं था। आरव को कैसे पता चला? इसके अलावा ये लड़का वास्तव में एक हाई ग्रेड वास्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है। जब बजाज परिवार ने आरव को भर्ती किया तो आरव ने जो परिष्कृत किया वो जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल था, जबकि वेस्ट ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल की रिफाइनिंग कठिनाई जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल की तुलना में कहीं अधिक थी। कोयल की ताकत के साथ उसने केवल निम्न श्रेणी को ही परिष्कृत किया,
लेकिन क्या आरव एक उच्च श्रेणी को परिष्कृत कर सकता है? शायद। बजाज परिवार अभी तक अपनी रस्सियों के अंत तक नहीं पहुंचा था। अफलर ब्रह्मकेश ने अपने बेटे को बिठाया। वो आरव के सामने आया और धीरे से कहा, छोटा भाई दक्ष। लेकिन आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, मुझसे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं, दक्ष, कार्तिकेन को इस प्रकार कुचलूंगा कि वो जब भविष्य में किमिया शब्द सुनेगा तो कांप उठेगा। आरव के शब्द बहुत शांत थे और किसी वीरतापूर्ण शब्द की तरह नहीं लग रहे थे। हालांकि ब्रह्मकेश को ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि आरव मजाक नहीं कर रहा था। सिवाय इसके कि आरव, वो केवल एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर था। क्या वो तब तक आधे कदम कीमिया किंग कार्तिकेन को हरा सकता था, जब तक कि उसे भविष्य में गोलियों को परिष्कृत करने में डर भय महसूस होगा? यह सुनने में बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। चाहे कोई इसे कैसे भी सुने, लेकिन चाहे जो भी हो, ब्रह्मकेश को उम्मीद की आखिरी किरण दिखी। ये निराशा से कहीं बेहतर था। एक उच्च श्रेणी के वास ट्यूबर एसेंस स्टिमुलेटिंग पिल को परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए शायद ये दक्ष वास्तव में कार्तिकेन से मुकाबला कर सकता है। बजाज परिवार की तरफ ये मौत की तरह शांत था। हर कोई पराजित मुर्गे की तरह था। आरव की ओर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर बनाम एक आधे कदम कीमिया राजा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जबकि स्वामी परिवार की तरफ वहां थे चारों ओर खुशी का माहौल था। दोनों पक्षों ने एक शक्तिशाली विपरीत अंतर बनाया। हां शाबाश सथिमान। कुलपति ने सथिमन को गले लगाया और खुशी से कहा, बस किस्मत अच्छी है। सौभाग्य से कनिष्क अभी अपनी इष्टतम स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर अपना हमला कर गिर गया। सथिमन बहुत कम प्रोफाइल वाला था। ओह साथिमन, आपको खुद को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। मैं कनिष्क के स्तर के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हूं। भले ही वो अपनी चरम स्थिति में हो, वो आपको हरा नहीं सकता। भले ही वो आपसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो ज्यादा मजबूत भी नहीं है। सथिमन ने सिर हिलाया और कहा, एन, अगला, ये आप पर निर्भर करेगा। कार्तिकेन। जब कार्तिकेन ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हे, मैं पहले से ही मंच पर आने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत पहले से ही उस बदमाश से परेशान हूं। इस बार मैं उसे बताऊंगा कि औषधीय गोलियां कैसे परिष्कृत की जाती है। सथिमन मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि वो बच्चा सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर है। अपनी ताकत से तुम उसे पूरी तरह से कुचल सकते हो। लेकिन कार्तिकेन, तुम्हें अभी भी सावधान रहना होगा। बजाज परिवार मूर्ख नहीं है। चूंकि उन्होंने उसे बाहर भेजा है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास दूसरों से बेहतर पहलू है। लेकिन कार्तिकेन ने बेफिक्री से जवाब दिया, दूसरों से बेहतर कौन से पहलू हो सकते हैं? मैंने बहुत पहले ही स्पष्ट रूप से पूछा है। यह बदमाश केवल जेड ड्रैगन हार्ट कामिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है। वो अधिक से अधिक औषधीय गोलियों को फिर से भरने के लिए रैंक छलांग लगा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे क्षेत्र समान होते, मुझे वास्तव में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन वो सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर है। वो बहुत कमजोर है। सथिमन मुस्कुराया और खंडन नहीं किया। वो जानता था कि कार्तिकेन ने जो कहा वो सही था। वो कार्तिकेन की प्रतिभा की डिग्री से भी अच्छी तरह वाकिफ था। ऐसे युवा मध्यम श्रेणी के कीमिया ग्रैंडमास्टर से हारना असंभव था। सथिमन की प्रतिभा खराब नहीं थी। इसे बहुत प्रभावशाली भी कहा जा सकता है। लेकिन स्वामी परिवार में वो हमेशा कार्तिकेन द्वारा एक पायदान नीचे दबाया जाता था, जो उससे भी छोटा था। दोनों के बीच असमानता देखी जा सकती थी। अगर कार्तिकेन ऐसे बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकता, तो ये वाकई एक मजाक होगा। इस समय मनियान ने आकर कार्तिकेन से कहा, कार्तिकेन, उस लड़के को कुचल दो और बजाज परिवार को राजधानी से पूरी तरह से भागने दो। हमने इतने सालों से तैयारी की है। आज फसल का दिन आखिरकार आ ही गया। कार्तिकेय मुस्कुराया और बोला, निश्चिंत रहो पिताजी, मैं अभी वापस आऊंगा। ये कहते हुए उसने धीरज को एक पैर से किनारे कर दिया और युद्ध के मैदान में चला गया। और यह दृश्य उसी तरह आरव की आंखों में उतर गया। आरव अभी बहुत शांत था, लेकिन वो जितना शांत था, उतना ही ये दिखा कि इस समय उसका क्रोध कितना बड़ा था। कार्तिकेयन आरव के सामने आए और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, चूजे, जब हम बाहर थे तो शायद तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हो सकता हूं, है ना? हाँ, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कोई चेहरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आरव की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उसने कहा, उम्मीद है कि तुम अभी भी थोड़ी देर बाद हंस सकोगे। मैं नहीं हंस सकता? हाँ, क्या मजेदार मजाक है। अगर तुम सिर्फ मेरा मनोरंजन कर रहे हो तो तुम्हें बधाई, तुमने ये कर दिखाया। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये तुम हो जो थोड़ी देर में नहीं हंस सकते, या मैं जो नहीं हंस सकता। कार्तिकेय ने गर्व से कहा। जब पहले एल्डर रविंद्रन ने आरव को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति अस्वाभाविक थी। एक अज्ञात लड़के ने उनके अधिकार पर सवाल उठाया। इसके अलावा वो बहुत अपमानजनक था।
उसने अनुमान लगाया कि यह मामला कल तक पूरी राजधानी में फैल जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा मामला था जिसमें आदरणीय किमिया संप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली थी। वो भी गुस्से में नहीं था। फर्स्ट एल्डर रविंद्रन ने खुद से सोचा कि मुझे थोड़ी देर में तुम्हारा हाथ पकड़ने मत देना, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मरवा दूंगा। अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करते हुए पहले एल्डर रविंद्रन ने कहा, तीसरी मैच, बजाज परिवार की दक्ष बनाम स्वामी परिवार के कार्तिकेयन। शुरू करो। पहला स्तर, औषधीय गोलियों का निर्माण। स्पिरिट दवाई लाओ। आधे कदम किमिया राजा की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जब उसकी आवाज गिरी तो कार्तिकेयन उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में था, अजीब तरह से उत्साहित। जबकि आरव जो उसके सामने था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो ठीक हो जाए, जैसे कि यहां जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हा, जानबूझकर रहस्यमयी चीजें, कार्तिकेयन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। कुछ ही देर में 100 तरह की स्पिरिट औषधियां स्टेज पर लाकर खचाखच भर दी गई। कार्तिकेयन ने तुरंत ही तेज गति से जेड स्लिप में जानकारी दर्ज करना शुरू कर दिया। जबकि इस समय भी आरव अभी भी नहीं हिले थे। कार्तिकेयन ने ठहाका लगाया और स्टेज पर हरकत उनकी गति नहीं रुकी। इन स्पिरिट औषधियों को पहचानना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। असली मुश्किल थी औषधीय गोलियां बनाना। कार्तिकेयन की गति बहुत तेज थी। वो अपने से पहले के सभी लोगों से तेज थी। कोई भी बता सकता था कि कार्तिकेयन के बुनियादी कौशल भयानक रूप से ठोस थे। यहां तक कि बजाज परिवार के नंबर एक जीनियस कनिष्क भी उनसे बहुत दूर थे। हां, दक्ष ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही हार मान ली है? मैंने पहले ही कहा था, उसे निश्चित रूप से वो ज्ञान संयोग बस पता था, इसलिए उसने इसका सटीक अनुमान लगाया। एक किशोर शिशु कीमिया पथ में उसकी उपलब्धियां कितनी गहरी हो सकती है भला? इससे पहले दक्ष का प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक था। शुरू में मैं अभी भी देखना चाहता था कि क्या कोई आश्चर्य है। अब इसे देखकर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। आरव की असामान्य हरकतों ने कई लोगों को बहुत निराश किया। इस तरह के समय में जब हर सेकंड को जब्त करने की जरूरत थी, आरव वास्तव में बंद आंखों से अपने दिमाग को आराम दे रहा था। वो क्या खेल रहा है? इस तरह से मुद्रा नहीं बनाई जाती। चाहे आप कितनी भी खूबसूरती से मुद्रा बना लें, अगर अंत में आप पूरी तरह से गड़बड़ में हार जाते हैं तो क्या फायदा? जब ब्रह्मकेश ने यह दृश्य देखा तो उसने चाहा कि वो वहां कूद जाए और आरव को पूछे वो क्या कर रहा था। ये बदमाश दक्ष आखिर क्या सोच रहा है? वो अभी तक क्यों नहीं हिला? ब्रह्मकेश ने चिंतित होकर कहा, पिताजी, दक्ष के ऐसा करने का कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। कोयल ने कमजोरी से कहा। दरअसल उसने पुष्टि करने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन आरव, ये बदमाश वाकई बहुत रहस्यमय था। शायद उसके पास वाकई अपनी योजनाएं थी। इसका क्या गहरा अर्थ हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या यह हो सकता है कि वो अपनी नाक से हर तरह की स्प्रिट दवाओं को सूंघ सकता है? या शायद वो पहले से ही अपने दिमाग में गोली के फार्मूले का अनुमान लगा रहा है? ब्रह्मकेश ने काफी नाराजगी से कहा। यह दक्ष भी नहीं जानती थी कि उसे इसका खंडन कैसे करना चाहिए। पिता ने जो कहा वो स्पष्ट रूप से संभव नहीं था। कोई भी ऐसा स्वर्ग विरोधी काम नहीं कर सकता। हालांकि कोयल ने लंबे समय से आरव को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखा था, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि आरव ऐसा कर सकता है। हा, बदमाश, तुम बस वहां धीरे धीरे मुद्रा बनाओ। मैं देखूंगा कि तुम थोड़ी देर में बजाज परिवार को कैसे जवाब देते हो। कार्तिकेयन के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने पहले ही आधी स्प्रिट दवाओं की पहचान कर ली थी। लेकिन ठीक इस समय आरव ने आखिरकार धीरे से अपनी आंखें खोली। जल्दी से देखो, दक्ष शुरू होने वाला है। अभी शुरू ही कर रहा है। क्या उसे नहीं लगता कि यह बहुत धीमा है? कार्तिकेयन ने पहले ही आधी स्पिरिट औषधियों की पहचान कर ली है। फिर भी आरव ने स्पिरिट औषधियों की पहचान करना शुरू नहीं किया जैसा कि उन्होंने सोचा था। उसने सीधे जेड स्लिप उठाई और उसमें सामग्री दर्ज करना शुरू कर दिया। यह दृश्य सभी को और भी अधिक चौंका दिया। वो यहां क्या कर रहा है? आंखें खोलते ही लॉगिन करना शुरू कर दिया। वो यहां स्वर्ग को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। वो पहले से ही सभी स्पिरिट औषधियों की पहचान नहीं कर सकता है ना? आखिरकार मैं समझ गया। ये लड़का यहां केवल मजाक करने के लिए आया है। पहले 7 महान बुजुर्गों से सवाल करने का मामला शायद एक अंधी बिल्ली द्वारा मरे हुए चूहे को पकड़ने जैसा है जो उससे टकरा गई। आरव की असामान्य हरकतों ने सभी के चश्मे उतार दिए। किशोरवय के युवाओं की तो बात ही छोड़िए, सैकड़ों साल से जीवित रहने वाले किमिया राजा भी सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 15 मिनट बाद आरव ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मेरा काम हो गया। बोलते हुए आरव ने जेड स्लिप उस आधे कदम वाले किमिया राजा को थमा दी। आरव की हरकत से कार्तिकेयन स्तब्ध रह गया और अनजाने में ही रुक गया। नहीं, तुम पहले ही काम कर चुके हो। क्या मजाक है? भूल जाओ, मैं भी तुमसे परेशान नहीं हो सकता। कार्तिकेयन पूरी तरह से अवाक रह गए।
मंच के बाहर और भी बड़ा हंगामा हुआ। हे भगवान, ये लड़का कहां से आ गया? मैं तो पूरी तरह से हार चुका हूं। हुर हुर, क्या वो खुद को भगवान समझता है? एक नजर डाली और उसके दिल में सारे जवाब एकदम साफ हो गए। उपहास के सभी तरीके सामने आए, लेकिन मंच पर एक अलग तरह की ध्वनि थी। आरव को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जेड पर्ची सौंपने के बाद वो आराम करने के लिए एक तरफ चला गया। धमाका! ब्रह्मकेश के हाथ में जो प्याला था उसे उसने चूर्ण चूर्ण कर दिया। क्या ये बदमाश मेरे बजाज परिवार का मजाक उड़ा रहा है? वास्तव में इस तरह से इतना आधा अधूरा काम करना। पहले उसने मुझसे यह भी कहा था कि कार्तिकेयन को भविष्य में गोलियां परिष्कृत करने का आत्मविश्वास न हो। बिल्कुल बकवास। ब्रह्मकेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। कोयल अवाक रह गई। ईमानदारी से कहूं तो उसे भी लगा कि ऐसा करने में आरव बहुत लापरवाह था। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो हुआ वो सिर्फ उसकी अपनी गलतफहमी थी? 4 घंटे के बाद कार्तिकेयन ने आखिरकार सभी उत्तरों का अनुमान लगाया और उसे सौंप दिया। आधे कदम कदम किमिया राजा ने 2 लोगों की जेड पर्चियां एक साथ जमा कर दी। पहले एल्डर रविद्रन ने 2 लोगों की जेड पर्चियां प्राप्त की और मॉडल उत्तर जेड स्लिप और कार्तिकेयन की जेड स्लिप को सुविधाजनक रूप से स्पिरिट आर्टिफैक्ट में रख दिया। प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पहले से ही दृढ़ विश्वास था कि आरव यहां परेशानी पैदा करने के लिए आया था। 15 मिनट में सारे सवालों के जवाब देना, यह कैसे संभव हुआ? पहले इस बदमाश ने वाकई सही अनुमान लगाया था। स्वर्ग वाकई अंधा है। इसकी तुलना करते हुए पहले एल्डर रविद्र ने चुपके से सिर हिलाया। यह कार्तिकेयन अभी भी बहुत भरोसेमंद था। जूनियर्स में से सबसे पहले कदम किमिया राजा तक पहुंचने के योग्य। कार्तिकेयन 100 तरह की स्पिरिट दवाइयां, सभी सही। कुल 73 तरह की रचनाएं हैं जिनका हम सातों ने अनुमान लगाया था, और कार्तिकेयन ने 56 तरह की रचनाओं का जवाब दिया। पहले एल्डर रविद्र ने घोषणा की, वास्तव में जूनियर पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति होने के योग्य। वो वास्तव में इतना प्रभावशाली है। मेरी राय में भले ही कनिष्क वास्तव में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया हो, वो शायद कार्तिकेयन की बराबरी भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये पहला मैच पूरी तरह से औषधीय प्रभावों की समझ पर है और इसका खेती के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। कार्तिकेयन का प्रदर्शन कनिष्क से कहीं बेहतर है। मत भूलो, अभी भी वो मजेदार लड़का है। हा। पहले रविद्रन ने आरव को एक चिंतनशील नजर से देखा और अपनी जेड स्लिप को स्पिरिट आर्टिफैक्ट में डालते हुए कहा, अगला हम दक्ष के उत्तरों को देखेंगे। सिर्फ 15 मिनट में उत्तर देने के लिए उसके पास एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना होनी चाहिए, है ना? ये शब्द सुनकर व्यंग्यात्मक लगे। आखिरकार उसके लिए अपने गुस्से को बाहर निकालने का समय आ गया था। लाइट डिस्प्ले शब्दों से घनीभूत था। जो लिखा गया था वो मॉडल उत्तरों से कहीं ज्यादा था। मजाक उड़ाने की मानसिकता के साथ पहले एल्डर रविद्रन ने लाइट के पर्दे पर एक नजर डाली, लेकिन अब उसके चेहरे पर भाव बेहद आकर्षक हो गया था। हाँ, तुम लोग दक्ष के उत्तर को देखो। ये जजों के उत्तर से बहुत लंबा लगता है। वो कमाल का है। वो 7 महान बुजुर्गों के उत्तर में भी त्रुटि बता सकता है, इसलिए उसका स्तर स्वाभाविक रूप से 7 महान बुजुर्गों के उत्तर से भी अधिक है। उसका उत्तर स्वाभाविक रूप से लंबा है। पफट, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन इस लड़के ने वाकई बकवास लेख कर लोगों को खुश करने की कोशिश की, इस डर से कि दूसरे लोग ये न जान ले कि वो मूर्ख है। लाइट स्क्रीन पर घने भरे उत्तरों को देखकर हर कोई आरव का मजाक उड़ा रहा था। एक प्रतियोगी का उत्तर मॉडल उत्तर से कहीं अधिक था। क्या यह मजाक था? क्या वो वास्तव में सोचता था कि वो एक कीमिया सम्राट है जो 7 महान कीमिया राजा विशेषज्ञों को हरा सकता है? उन्होंने ये नहीं देखा कि आदरणीय कीमिया संप्रभु की आंखें, जो हमेशा से बंद थी, थोड़ी सी खुली। उनकी आंखों से 2 किरणें निकली जब उन्होंने प्रकाश के पर्दे को देखा। क्या हुआ? पहले एल्डर रविद्रन अभी तक परिणाम घोषित नहीं कर रहे, एक कीमिया राजा ने कहा। रविद्रन को अचंभित देखकर कीमिया राजा उसे प्रोत्साहित करने से खुद को नहीं रोक पाए। वो प्रकाश के पर्दे पर लिखी सामग्री को देखने के लिए भी पूरी तरह से अनिच्छुक था। सरासर बकवास की भी एक सीमा होती है। रविद्रन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सभी से कहा, देवियों और सज्जनों, एक पल रुको, हमें इस पर चर्चा करने की अनुमति दे। अपनी बात समाप्त करते हुए रविद्रन ने अन्य 6 न्यायाधीशों से धीमी आवाज में कहा, आप में से कुछ लोग दक्ष के उत्तरों को ध्यान से देखें। यह सुनकर 6 कीमिया राजा अचंभित रह गए। उनकी निगाहें अनायास ही प्रकाश के पर्दे की ओर मुड़ गई। एक नजर और वे सभी भयानक रूप से चौंक गए। आरव के उत्तर वास्तव में उन उत्तरों के समान थे जो उन्होंने एक साथ निकाले थे। नहीं, इसे बिल्कुल समान नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि आरव के उत्तर उनके उत्तरों से भी अधिक थे। यहां क्या हो रहा है? अगर कोई कहता है कि वो भाग्यशाली है, तो क्या ये बहुत भाग्यशाली नहीं है? तो अतिरिक्त उत्तरों का क्या मतलब है? हिस, हमने जो 73 प्रकार के उत्तर सूचीबद्ध किए हैं,
दक्ष के उत्तर में वे सभी हैं। शेष सभी उत्तर वे हैं जिन्हें हमने सूचीबद्ध नहीं किया है। इसकी गणना कैसे करें? 7 लोग एक साथ इकट्ठे हुए और तत्काल चर्चा करने लगे, और इस दृश्य ने सभी को हैरान कर दिया। क्या हो रहा है? वे अभी तक परिणाम क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? लगता है कुछ ठीक नहीं है। क्या यह हो सकता है कि दक्ष के उत्तर में वाकई बहुत से सही उत्तर हैं? उसने आंख मूंद कर इतने सारे उत्तर नहीं दिए, है ना? और वो भाग्यशाली था कि उसने अंत में सही अनुमान लगाया, है ना? गलत। मैंने अभी ध्यान से जांच की। औषधीय गोली, सही उत्तरों के जो संयोजन है, दक्ष के उत्तर में वे सभी हैं। इसका मतलब यह भी है कि उसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लेकिन अतिरिक्त लिखावट का क्या मतलब है? क्या सभी? ये कैसे संभव है? एक फेंके गए पत्थर ने हजारों लहरें पैदा की। सभी ने प्रकाश पर्दे पर उत्तरों की जांच की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बड़ों ने जो 73 तरह के उत्तर सूचीबद्ध किए थे, आरव ने वास्तव में उन सभी के उत्तर दिए। कार्तिकेय भी स्वाभाविक रूप से उन्हें जांच रहे थे। प्रत्येक उत्तर की पुष्टि के साथ उनकी अभिव्यक्ति अत्यधिक बदसूरत हो गई। इसे क्या माना जाए? दक्ष ने बहुत देर तक अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलते ही उत्तर लिख दिए। नतीजा यह हुआ कि सभी उत्तर सही थे और बहुत सारे उत्तर और भी थे। कार्तिकेय के मन में अचानक एक बहुत ही बेतुका विचार आया। यह इस हद तक नहीं था कि ये अतिरिक्त उत्तर भी सही उत्तर थे, है ना? क्या यह हो सकता है कि यह लड़का दिव्यदर्शी था और भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकता था? यह बहुत ही बेतुका था। इस समय पहले एल्डर रविद्रन और अन्य लोगों को अभी भी परिणाम का पता लगाना बाकी था। यह कहना कि दक्ष हार गया, उसने वास्तव में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आखिर इन अतिरिक्त उत्तरों का क्या मतलब था? असहाय रविद्रन केवल खड़े होकर आदरणीय किमिया सॉवरेन को सलाम कर सकते थे और कह सकते थे, आदरणीय किमिया संप्रभु, इस मैच के परिणाम पर एक नजर डालें। इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? इस समय आदरणीय किमिया संप्रभु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बस हल्के से 3 शब्द कहे, दक्ष जीतता है। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची। कार्तिकेय का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबाते हुए कार्तिकेय ने आदरणीय किमिया संप्रभु को प्रणाम किया और पूछा, आदरणीय किमिया संप्रभु। कार्तिकेय ने साहसपूर्वक पूछा, दक्ष उसने इतने सारे निरर्थक उत्तर दिए, तो वो अभी भी कैसे जीत सकता है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने सभी मॉडल उत्तरों का उत्तर दिया? मणियन घबरा गया और चिल्लाया, कार्तिकेय, मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। तुम आदरणीय किमिया संप्रभु के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कौन जानता था कि आदरणीय किमिया संप्रभु ने उसे रोकने के लिए अपने हाथों को थोड़ा हिलाया और शांत भाव से कहा, मॉडल उत्तर? मॉडल उत्तर कहां से आता है? अगर किसी को यह कहना था कि कोई मॉडल उत्तर है, तो दक्ष का उत्तर ही मॉडल उत्तर है। चर्चा। जब आदरणीय किमिया संप्रभु के शब्द निकले तो बहुत हंगामा हुआ। दक्ष का उत्तर मॉडल उत्तर था? ये कैसे संभव था? दक्ष का उत्तर 7 महान कीमिया राजाओं के उत्तर से कई दर्जन अधिक था। उसका उत्तर मॉडल उत्तर था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी व्यक्तिगत शक्ति 7 महान कीमिया राजाओं के कुल योग से भी अधिक मजबूत थी? जब इस तरह के परिणाम सुने गए तो ये केवल एक काल्पनिक कहानी लगती। अगर ये शब्द किसी और व्यक्ति के मुंह से निकले तो वे निश्चित रूप से इसे बकवास मानेंगे, लेकिन आदरणीय किमिया सॉवरेन के मुंह से निकले ये शब्द बोले गए। आदरणीय किमिया सॉवरेन कौन था? वो सेंट्रल कैपिटल की कीमिया दुनिया में पूर्ण अधिकारी है। उसने जो शब्द कहे उन पर सवाल उठाने की हिम्मत किसने की? ये दक्ष तो स्वर्ग को धता बताने वाला है। वास्तव में इतने सारे औषधीय गोली संयोजनों की सूची बनाना, क्या यह हो सकता है कि उसे पहले से ही पता था कि आज कौन सी आत्मा की दवाई दिखाई दे सकती है? अन्यथा वो इतने कम समय में इतने सारे उत्तर कैसे निकाल सकता है? हाँ, ये लड़का स्वर्ग को चुनती देने वाला है। जब उसने बिना रुके शुरू से अंत तक उत्तर लिखे, जैसे कि उसे उत्तर बहुत पहले से पता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उत्तर पहले से ही पता हो? पता था मेरी एसएस। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने जो उत्तर लिखे हैं वे मॉडल उत्तरों से कई दर्जन ज्यादा है? मैंने अभी गिनती की है। दक्ष ने कुल 120 उत्तर लिखे, जो कार्तिकेय द्वारा लिखे गए उत्तरों से दोगुने से भी ज्यादा थे। ये वाकई बहुत भयंकर है। कार्तिकेय ने चारों ओर खाली नजर डाली, अपने होश खो बैठे। उसकी आंखें ठीक से केंद्र बिंदु नहीं ढूंढ पा रही थी। दक्ष के हल्के पर्दे पर घनीभूत उत्तर वास्तव में सभी सही उत्तर थे। क्या यह हो सकता है कि इस बदमाश के बुनियादी कौशल 7 महान कीमिया राजाओं के कुल योग से भी ज्यादा मजबूत थे? आरव से उसकी तुलना करना बस एक जुगनू की तुलना चमकते चांद से करने जैसा था। इस समय आरव, जो पूरे समय बिना किसी दिलचस्पी के चुपचाप बैठा था, अचानक उठकर कार्तिकेय के पास आ गया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे ये और भी मजेदार होगा। तुम हंसना जारी रख सकते हो। अगर तुम नहीं हंसोगे तो ये व्यर्थ है, क्योंकि आगे तुम कभी हंस नहीं पाओगे। बात खत्म करके
आरव अपने क्षेत्र में लौट आया और उस प्रभारी आधे कदम वाले किमिया राजा से कहा, आप अभी से दूसरा दौर को शुरू कर सकते हैं। आधे कदम पर किमिया राजा दंग रह गया। आ ओ। जैसे ही उसने कहा, उसकी निगाहें एल्डर रविद्रन की ओर मुड़ गई, जो उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। रविद्रन ने सिर हिलाया और कहा, दूसरा मैच, औषधीय गोलियों का विघटन शुरू करो। कार्तिकेयन ने आरव की ओर इशारा किया और गुर्राया, टिड्डे, ऐसा मत सोचो कि तुम इस तरह से निश्चित रूप से जीत जाओगे। हम अभी भी नहीं जानते कि कौन विजयी होगा। आरव और कार्तिकेयन के सामने क्रमशः 3 औषधीय गोलियां पेश की गई। वो आधे कदम किमिया राजा बस आरंभ की घोषणा करने ही वाला था कि कार्तिकेयन ने उसे बीच में रोक दिया। 1 मिनट रुको, प्रभारी। आधे कदम किमिया राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? कार्तिकेयन ने एल्डर रविद्रन की ओर हाथ जोड़कर कहा, पहले रविद्रन, इस दौर में मैं 10 औषधीय गोलियों का विघटन करवाने देने का अनुरोध करता हूं। इसके अलावा उनमें 3 अर्धस्तरीय 4 औषधीय गोलियां भी कृपया शामिल करें। जब पहले एल्डर रविद्रन ने यह सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। स्पष्ट रूप से वो कार्तिकेयन के सुझाव पर विचार कर रहा था। निस्संदेह कार्तिकेयन के इस अनुरोध ने औषधीय गोलियों को विघटन करने की कठिनाई को बहुत बढ़ा दिया। कीमिया ग्रैंडमास्टर्स के लिए वे टियर 3 औषधीय गोलियों से सबसे अधिक परिचित थे। शीर्ष चरण किमिया राजा तक पहुंचने से पहले उनके लिए टियर 4 औषधीय गोलियों पर शोध करना बिल्कुल भी अर्थहीन था। यह पूरी तरह से अर्थहीन था। कार्रवाई उनकी समझ से परे किसी चीज की ओर बढ़ रही है, और कार्तिकेयन ने भी कुछ समय पहले ही आधे कदम किमिया राजा की दौड़ में प्रवेश किया था। क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों में उनकी दक्षता का स्तर उच्च नहीं था। इस अनुरोध ने निस्संदेह दोनों पक्षों के लिए कठिनाई बढ़ा दी। एक पल के लिए सोचने के बाद रविद्रन ने धीरे से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके इस अनुरोध को अभी भी बजाज परिवार की स्वीकृति मिलनी है। आखिरकार यह आपके 2 परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा है। मैं असहमत हूं। ग्रैंड पिल असेंबली की परंपरा हमेशा से 3 टियर 3 औषधीय गोलियों की प्रतिस्पर्धा करती रही है। कार्तिकेयन जैसे जूनियर के पास नियमों को बदलने की क्या योग्यता है? ब्रह्मकेश ने तुरंत खारिज कर दिया। कार्तिकेयन ने व्यंग्य करते हुए कहा, बजाज परिवार के सभी लोग कायर हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं करते और केवल कुछ छोटी मोटी तरकीबें ही जानते हैं। चूंकि ये बदमाश इतने सारे सही उत्तर लिख सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो आराम से 10 औषधीय गोलियों को विघटन कर सकता है ना दक्ष? दक्ष की तरफ देखते हुए कार्तिकेयन ने व्यंग किया, आप उसकी राय क्यों नहीं पूछते? अपनी बात खत्म करते हुए कार्तिकेयन ने उपहास करते हुए आरव की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम बजाज परिवार के सदस्यों जैसे नहीं हो, सभी कायर हो, है ना? आरव ने कार्तिकेयन की ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी, और उसने व्यंग के साथ उत्तर दिया, क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? न जाने क्यों जब उसने आरव की मुस्कान देखी तो कार्तिकेयन को अचानक बुरा लगा, लेकिन उसके शब्द पहले ही कहे जा चुके थे। स्वाभाविक रूप से उसके पास उन्हें वापस लेने और अपने चेहरे पर तमाचा मारने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा भले ही ये बदमाश ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों को नष्ट करना भी संभव नहीं था, है ना? बेशक मैंने कार्तिकेयन ने जो शब्द कहे उन्हें वापस लेने का तर्क कैसे हो सकता है? तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। चूंकि ऐसा ही है तो चलो थोड़ा बड़ा खेलते हैं, सभी 10 औषधीय गोलियों को क्वासी टियर 4 में बदल दें, कैसा रहेगा? आरव अभी भी बहुत उदासीन था। कहे गए शब्द पंख की तरह हल्के थे, जैसे क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियां उसके लिए कैंडी के समान थी। कार्तिकेयन का चेहरा काला पड़ गया। उसने आरव को कुछ अविश्वास से देखा। यह बदमाश मुझे जानबूझकर मजबूर नहीं कर रहा है ना? 10 क्वासी टियर 4 गोलियां। आरव के शब्दों ने सभी को हंगामे में डाल दिया। एक मध्यम श्रेणी का कीमिया ग्रैंडमास्टर वास्तव में क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों को नष्ट करना चाहता था। इसके अलावा ये 10 गोलियां थी। हालांकि आरव का प्रदर्शन पहले बहुत ही भयानक था, लेकिन सभी को लगा कि वो पहले से ही टियर 3 औषधीय गोलियों से स्वर्ग को चुनौती देने वाली डिग्री तक परिचित है। ये शायद क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियों तक भी नहीं जा सकता था। आपको यह जानना था कि आरव केवल 16 साल का था। बार बार तड़का लगाए बिना कोई व्यक्ति औषधीय गोलियों से इस हद तक कैसे परिचित हो सकता है? कार्तिकेयन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, 10 गोलियां। मैं एक महान अर्धचरण कीमिया राजा आपसे कैसे डर सकता हूं? एक तुच्छ मध्यम श्रेणी कीमिया ग्रैंडमास्टर से? रविद्रन ने भी थोड़ा उत्साहित भाव दिखाया। वो देखना चाहता था कि इस बदमाश की सीमाएं कहाँ है। ठीक है, चूंकि तुम दोनों पक्ष सहमत हो तो 10 क्वासी टियर 4 यानी कि आधे कदम टियर 4 औषधीय गोलियों को विघटन करने में प्रतिस्पर्धा करो, रविद्रन ने कहा। जब कार्तिकेयन के सामने 10 क्वासी टियर 4 औषधीय गोलियां रखी गई तो उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। औषधीय गोलियों को विघटित करने की तुलना में मुख्य सामग्री को विघटित करना अपेक्षाकृत आसान था।
लेकिन पूरक सामग्री को विघटित करना इतना आसान नहीं था। वो आरव को देखने से खुद को रोक नहीं सका और वो एक बार फिर स्तब्ध रह गया। आरव ने फिर से आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिकेयन लगभग टूटने ही वाला था। इस बदमाश का आत्मविश्वास कहां से आया? ये क्वासीटियर 4 औषधीय गोलियां थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इन क्वासीटियर 4 औषधीय गोलियों का तुरंत जवाब ही दे सकता है? ये बदमाश निश्चित रूप से मेरे दिमाग में गड़बड़ी करने के लिए धूल का गुबार उड़ा रहा है। अब उसे मत देखो, मुझे बस अपना काम अच्छे से करना है और वो करेगा। कार्तिकेयन ने अपनी नजर को बलपूर्वक पीछे खींच लिया। लेकिन जब उसने पहली औषधीय गोली को विघटित करना शुरू करने ही वाला था, तब आरव की दुस्वप्न जैसी आवाज सुनाई दी। मैरा हो चुका है, आरव ने शांत भाव से कहा। इस बार उसने जो समय इस्तेमाल किया वो पिछली बार से भी कम था। कार्तिकेयन ने अपना मुंह खोला और बंद किया, ऐसा महसूस करते हुए कि उसका गला कुछ हद तक सूखा था। जब उसने देखा कि आरव ने जेड स्लिप को आधे कदम किमिया राजा को सौंप दिया, कार्तिकेयन व्यावहारिक रूप से टूटने ही वाला था। लेकिन उसे 10 औषधीय गोलियों को विघटित करने के लिए अपनी अधीरता को नियंत्रित करना पड़ा। क्या होगा अगर दक्ष जानबूझकर मुझे गड़बड़ करवाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। कार्तिकेयन ने चुपके से खुद को प्रोत्साहित किया और अपने परेशान मन को बलपूर्वक वापस खींच लिया। बाहर हर कोई नजरें बदल रहा था। उन्हें पहले से ही नहीं पता था कि उनके आश्चर्य का वर्णन करने के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग करना है। ये औषधीय गोलियां क्वासीटियर 4 औषधीय गोलियां थी और वे सभी औषधीय गोलियां केवल अल्केमिस्ट एसोसिएशन के स्वामित्व में थी। उनमें से एक भी बाहरी दुनिया में बड़े पैमाने पर उत्पादित सामान नहीं था। आरव ने उन्हें देखा भी नहीं और सभी औषधीय गोलियों को नष्ट कर दिया। अरे, क्या आपको लगता है कि दक्ष का जवाब फिर से सही होगा? ये शायद 10 क्वासीटियर 4 औषधीय गोलियों को इतनी जल्दी नष्ट करना, आधे कदम किमिया राजाओं की बात तो भूल ही जाइए। यहां तक कि अल्केमी राजा भी शायद ऐसा नहीं कर सकते जब तक उन्हें गोली का फॉर्मूला पहले से पता न हो। लेकिन ये 10 औषधीय गोलियां सभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के विशेष गोली के फॉर्मूले हैं। आज की ये ग्रैंड पिल असेंबली वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। एक और लंबा इंतजार के बाद कार्तिकेयन ने आखिरकार सभी औषधीय गोलियों को नष्ट कर दिया। लेकिन वर्तमान में वो पहले से ही पसीने से लथपथ था। मानसिक दबाव को एक तरफ रखते हुए इतने कम समय में 10 क्वासीटियर 4 औषधीय गोलियों को नष्ट करना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब शीर्ष कदम किमिया राजा ने रविद्रन के सामने 2 व्यक्तियों की जेड पर्चियां पेश की, तो एल्डर रविद्रन ने व्यावहारिक रूप से उनसे 2 जेड पर्चियां छीन ली। लेकिन इस बार एल्डर रविद्रन ने कार्तिकेयन की जेड पर्चियों को नहीं देखा। उसने पहले ही पल में अपनी दिव्य भावना को आरव की जेड पर्ची में डुबो दिया। कई सांसों के बाद रविद्रन के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। एल्डर रविद्रन, दक्ष का उत्तर क्या सब सही हो सकता है? रविद्रन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग खुद ही देख लें। जैसा कि उन्होंने कहा, रविद्रन ने आरव की जेड पर्ची उस पूछने वाला कीमिया राजा बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने इसे देखने के बाद खुद से ही बुदबुदाया। ये कैसे संभव है? 7 बुजुर्गों ने इसे देखने के बाद उनके चेहरे पर भाव लगभग एक जैसे थे। सभी जानते थे कि कार्तिकेयन की जेड स्लिप को अब पूरी तरह से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदाराना रवैये के कारण लंबे समय तक चौंकने के बाद 7 बुजुर्गों ने फिर भी कार्तिकेयन की जेड स्लिप को देखना जारी रखा। हालांकि जब वे कार्तिकेयन की जेड स्लिप को देख रहे थे तो उनके हावभाव पूरी तरह से बेपरवाह था। जाहिर है, आरव की जेड स्लिप को पढ़ने के बाद उन्हें यह पहले से ही बेस्वाद लगी। दूसरी मैच औषधीय गोलियों का विघटन में दक्ष ने सभी 10 औषधीय गोलियों के घटकों का पूरी तरह से विघटन किया और उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। ये मैच में बजाज परिवार का दक्ष विजयी रहा। रविद्रन ने आखिरकार परिणामों की घोषणा की। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? और कितने चौंकाने वाली हरकतें करेगा आरव? चलिए अगले कुछ एपिसोड्स में सुनते हैं।